वैदिक वास्तु की मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं वैदिक वास्तु के ऊपर। क्या होता है वैदिक वास्तु? बहुत एक एशियन साइंस है, जैसे मैंने आप सभी से बोला। और सारे ही पार्टिसिपेंट्स आज नए हैं और कुछ लोग ओल्ड भी हैं। अभी एंड तक रहिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेरीज भी रहेंगी आपकी, वो सब हम कवर करेंगे। एंड वेलकम करते हैं आवर वास्तु एक्सपर्ट एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर अपर्णा मैम। आप सभी लोगों को ऑलरेडी अपर्णा मैम के सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। ऑन दी वेरी हाई डिमांड ये सेशन रखा गया है। लेट अस गेट स्टार्टेड इनटू द सेशन। बहुत टाइम नहीं लेंगे और अपर्णा मैम के साथ सभी रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप सेशन शुरू करें। नमस्ते सभी को, हेलो एंड वेलकम। आई एम अगेन हियर। आप लोग को फिर से या कहीं नॉलेज देने या बोर करने आ गई मैं। होप आज की क्लास में भी मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ आप लोगों को। बहुत अच्छी नॉलेज जितना मेरे पास है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी इस 1 घंटे की मास्टर क्लास में। आखिरी तक जुड़े रहे। आखिरी में लास्ट में कुछ मास्टर रेमेडीज बताएंगे और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। जल्दी से 2 मिनट का टाइम देती हूँ, पेपर पेन लेकर बैठ जाए। बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो स्किप हो जाएंगी, नोट करते जाएं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, वास्तु पे काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बहुत आपके काम आएगी। जैसा कि नाम है, आज के वेबिनार में हम बात करेंगे वैदिक वास्तु के बारे में। तो व्हाट इज वैदिक वास्तु फॉर? तो वैदिक वास्तु क्या है? वैदिक वास्तु मीन्स अभी जो देखेंगे रिसेंट कोर्सेज जो बहुत अवेलेबल है, जो सब कराते हैं, वो बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। या जो 16 जोन्स डिवाइड करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे जो डिवाइड करते हैं, ये सारे कोर्स करके 16 जोन पे सीधे जंप कर जाते हैं। लेकिन जो बेसिक वास्तु है वो 8 जोन से, 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं है ना, या विदिशाएं जिसे कहते हैं, उस पे काम करती है। तो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और 4 उसके सब डायरेक्शंस होते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं। इन पे बेसिकली हम फोकस करेंगे इस कोर्स में। बेसिकली 8 डायरेक्शंस पे फोकस करेंगे। 16 जोन्स भी एंड में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, लेकिन इनिशियली हम 8 जोन की बात करेंगे। अब वैदिक वास्तु मीन्स जो वेदों में लिखा गया है, जो 5,000 साल पहले आपके वेद पुराण में बताए गए हैं ना, जो एक्चुअल वास्तु शास्त्र का सिग्निफिकेंस है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे काम करता है, क्यों ये काम करता है। और ये जो बनाया गया कि साउथ ईस्ट में किचन होना, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का स्थान होना, पानी का स्थान होना, ये ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मोमेंट आप इस रीजन और लॉजिक्स को समझेंगे तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सपोज नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर नहीं बनाना है। अब नॉर्थ ईस्ट में मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहाँ बनाऊं। तो यू कैन रिलेट लॉजिकली कि ये जगह सही नहीं तो शायद इस जगह पे बना सकता हूँ, है ना। ऐसे सब चीजें हम इसमें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वास्तु से ही। व्हाट इज वास्तु? वास्तु के बहुत से मीनिंग बताए गए। कोई कहता है वास्तु मतलब जहां तुम वास करते हो, जहां तुम रहते हो, वो, है ना। कोई और एक सेंटेंस से निकल के आता है इति वस्तु वास्तु, मतलब घर की हर एक चीज में हर एक चीज का वास्तु है। एक एक चीज कहाँ रखी है उससे वास्तु पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन संस्कृत में वास्तु का एक्चुअल मीनिंग भूमि से रिलेटेड है ना। भूमि में जो वास कर रहा है, जो कॉस्मिक मैन है, जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं, एक कॉस्मिक मैन है, वो भूमि के नीचे वास करता है। द मोमेंट हम अपना भूमि डिसाइड करते हैं ना, अपना शॉप या अपना घर, ये जहां हम रहते हैं, जो भूमि हमारे पोजीशन में होती है वो चीज होती है हमारी भूमि। और उस भूमि के नीचे जो भी ऊर्जाएं, जो भी एनर्जीज है, वो हमारी बॉडी के साथ अलाइन होनी चाहिए, है ना। कुंडली और वास्तु इसीलिए काम करते हैं कि हमारी कुंडली, हमारे पास ग्रहों की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा और घर में जो ऊर्जा है वास्तु की, वो अलाइन होती है, तो लाइफ एक हारमोनियस चलती है। इस तरह से। अब इसके पीछे 2 तरह के रीजन होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल या अध्यात्म को मानते हैं, माइथोलॉजी को मानते हैं, उसके पीछे एक माइथोलॉजिकल रीजन भी है। और जो साइंस को मानते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी मैं इसका। ठीक है, तो पहले माइथोलॉजिकल रीजन पे जाते हैं वास्तु के। तो माइथोलॉजिकल रीजन क्या है? जब एक बार क्या हुआ, शिव जी के कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ
संग्राम के बीच शिव जी का पसीना टपका और उससे उनका पुत्र जन्मा अंधकासुर। तो शिव जी के स्वेट से, पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ। और ये जो राक्षस था या ये जो देवता था, ये जो भी ये पुरुष था, वो इतना भूखा था कि वो जगह जगह हर चीज को खाने लगा। जब सबको वो खाने लगा, उसकी भूख नहीं मिटी, तो वो तीनों लोक में जाकर हर चीज को खाने लगा। देवलोक, दैत्य लोग, सब तरफ त्राही त्राही हो गई। सब लोग परेशान हो गए कि ये हर चीज को खाता ही चला जा रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, चीजें, सब कुछ। तो देवता और दानव जो गए, उसे पकड़कर लेकर गए शिव जी के पास और शिव जी से उनकी कंप्लेंट की। और शिव जी से बोला कि भगवान, ये हर चीज को खा रहा है, हम सब इससे परेशान हो गए, आप कुछ कीजिए, हमारी हेल्प। तो शिव जी बोले कि अब अंधकासुर तो उनका बेटा था, है ना, वो उनके चरणों में से झुक गया। और वो झुक गया जैसे उल्टा, तो सबने क्या किया, उसे उल्टा वहीं पे दबा दिया और पृथ्वी लोक पे औंधे मुंह गिरा दिया, उल्टे। तो वास्तु पुरुष आप देखिएगा, वो उल्टे हैं, उनका बैक साइड ऊपर हमको दिखता है। और वो इस तरह से गिरे कि उनका सिर सिर पड़ा, हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ा और उनका पैर पड़ा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। शिवजी ने बोला, अब अब सारे जो देवी देवता, जो देवता थे पूरे 45 गॉड्स, मतलब 45 देवता होते हैं, 33 देवता होते हैं, ब्रह्म देवता होते हैं, आदित्य होते हैं, दैत्य होते हैं, दैत्य पुत्र, देवदानव, सभी। तो जो देवता लोग थे वो सिर की तरफ बैठ गए और जो दैत्य लोग थे वो पैर की तरफ बैठकर उस वास्तु पुरुष को दबा दिया जमीन के नीचे कि अब तुम उठकर कुछ खा नहीं सकते। अब ब्रह्मा जी बैठ गए बीच में। ठीक है। अब ये तो बात है इनको दबा देने की, तो इस इससे जो बने 45 गॉड्स बने। अभी क्या हुआ, इसके बाद जो वास्तु पुरुष है वो तो दब गए, लेकिन उन्होंने फिर शिव जी से याचना की, मन मन में बोला, भगवान मैं तो सिर्फ भूखा हूं, मैंने गलती क्या की है जो मुझे ये सजा मिल रही है। अब शिव जी तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो दबा दिया देवताओं ने। तो उन्होंने बोला, तुमको इतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी कि जिस भी भूमि में वास करोगे तुम, जब तक वहां पे रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खुश नहीं करेगा, तुम्हें जागृत नहीं करेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तब तक उसके जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। तो किसी भी घर में रहने की शुरुआत हम वास्तु पूजा से करते हैं, जो कि एक्चुअली वास्तु पुरुष की पूजा है। ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका स्टोरी बनती है इसके पीछे। देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही सबको, एक बार थम्स अप कर दे चैट पे। ओके, ये माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ। इसके बाद आते हैं, ये वास्तु पुरुष है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में इनका हेड आ गया और साउथ वेस्ट में इनके पैर आ गए। ओके। अब जो 45 गॉड्स बैठे ना, तो ये देखिए सिर की तरफ सारे देवता हो गए और पैर की तरफ सारे दानव हो गए। इसलिए साउथ वेस्ट में दानव होने से साउथ वेस्ट में थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है और हेड की तरफ पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि वहां पे देवता बैठते हैं। तो ऐसा माना जाता है। अब ये एक रीजन बना वास्तु में चीजों को बनाने का, कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के साइड से, सिर के साइड से सारी पॉजिटिविटी आ रही है और पैर के साइड से नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, ये समझा। इसलिए जो एविल एनर्जीज होती, नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो साउथ साउथ वेस्ट में पाई जाती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है। और अब इसमें पूरे वास्तु पुरुष के बॉडी पार्ट्स आ गए पूरे, है ना। तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से भी हम आगे देखेंगे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है आपके वास्तु के, तो आपके सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है वहां पे। और अगर साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पैर से रिलेटेड। वहीं साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट देखें तो वहां पे नीज आते हैं, घुटने आते हैं भगवान के, वास्तु भगवान के। तो वो घुटनों में दिक्कत आती है, पैरों में दिक्कत आती है। अब ये जो गॉड्स बैठे ना, जब ये पूरे 45 गॉड्स बैठे, तो इसे बोला गया वास्तु पुरुष मंडला। अब ये कैसे बनता है ना, ये कैसे बनता है, जब हम घर बनाना शुरू करते हैं, जब हम घर की नींव डालते हैं, है ना। तो जैसे हमारी नींव पड़ती है हमारी नाभि से, जैसे घर की नींव पड़ती घर के सेंटर से, ब्रह्म स्थान से, क्योंकि ब्रह्मा जी सेंटर में बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी सृजन करता है। तो जो मोमेंट आप अपने घर की नींव बनाते हैं, प्लिंथ लेवल तक घर बनता है, बाउंड्री बनती है, तो ब्रह्मा की एनर्जी डेवलप। और जैसे ब्रह्मा की एनर्जी बनती है, उसके बाद जब आप 5 से 6 फीट या 8 फीट तक का दीवारें खड़ी हो जाती चारों तरफ, 6 फीट के अराउंड, तो उस समय फिर
चार डायरेक्शन में चार एनर्जीज डेवलप होती है। चार डायरेक्शन में चार एनर्जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, आर्यमा, विवस्वान, मित्रा और भूधर की। ठीक है, ये चार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के देवता होते हैं, इनकी एनर्जी फील्ड बनती है। ये एनर्जी फील्ड है, एक्चुअली देवताओं की एनर्जी फील्ड है। देवता एक पैटर्न में काम करते हैं, जैसे सूर्य है वो तपिश देता है, फायर देता है, चंद्रमा जो है शीतलता देता है। ऐसे जो सभी देवताओं का एक एक कैरेक्टर होता है। जब हमें पैसे चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस तरह से सभी देवता के अपने अपने कैरेक्टर होते हैं। तो ये चार डायरेक्शन में चार देवता है, आर्यमा, भूधर, विवस्वान और मित्रा, है ना। ये चार डायरेक्शन में चार देवताओं की एनर्जी फील्ड बनी। इसके बाद जब 6 फीट की वॉल के बाद आपने थोड़ा और दीवार उठाया, कहाँ तक, 10 फीट तक। छत नहीं बनी है अभी, हाँ, स्लैब नहीं हुआ है, सिर्फ दीवारें और सीलिंग हाइट तक वॉल खड़ी हो गई, तो चार कॉर्नर्स की एनर्जी फील्ड डेवलप होती है। चारों कॉर्नर में, एक कॉर्नर में अपा, अपावस्था, साउथ ईस्ट में सविता और सवित्रा, वेस्ट में आपके जय 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 और इंद्र, और नॉर्थ वेस्ट में आपके रुद्र और रुद्राक्षमा। ठीक है, ये कॉर्नर्स में एनर्जी फील्ड डेवलप हुई। इसके बाद जब आप छत ढालते हैं और घर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आफ्टर द टेरेस और स्लैब, तो पूरे पेरिफेरी के जो पूरे गॉड्स और देवता और दानव है, ये अपनी प्लेसमेंट बनाते हैं, इनकी एनर्जी फील्ड बनती है। इस तरह से आपका, मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग देख पाएंगे इसे। ठीक, ये वास्तु पुरुष मंडल दिख रहा है आपको। देखिए, मित्र, आर्यमा, भूधर और विवस्वान, फिर ये चार कॉर्नर में चार कॉर्नर्स के हुए, और उसके बाद फिर पेरिफेरी के पूरे गॉड्स हुए। इस तरह से टोटल मिला के 45 गॉड्स की एनर्जी यहाँ पे होती है, और ये अपने अपने एनर्जी अलग अलग तरह से काम करते हैं, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। बट इस चीज को बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडला। हो क्लियर विद दिस? अब जैसे ये जो लास्ट पेरिफेरी हुई ना, जो अब 9 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पूरा 9 बाई 9 में ये डिवाइड हो जाता है, जो प्लॉट का एरिया, जो भी आपके पोजीशन की भूमि है वो। अब इन 9 9 पार्ट्स में, 9 × 9 81 पार्ट्स में, जो बाहर की पेरिफेरी होती है, सबसे बाहर वाली जो पूरे गॉड्स दिख रहे हैं पेरिफेरी में, वो क्या करते हैं, उस भूमि को बोलते हैं, अब ये वास्तु पुरुष मंडला बना, इसमें अलग अलग तरह के भूभाग बनते हैं। तो जो ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है, ये पेरिफेरी में बना। 9 बाई 9 के अगर डिविजन करते हैं आप, तो ऑरेंज वाला जो बना, ये 9, इसके अकॉर्डिंग घर की एंट्रेंस डिसाइड होती है। इसको बोलते हैं पद ना। तो ये 36 पद होते हैं। तो अलग अलग पद में अलग अलग देवता बैठे हैं, अकॉर्डिंगली वो हमें एंट्रेंस बनाने से रिजल्ट देते हैं। तो किस पद में घर का एंट्रेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पदों को समझना एंट्रेंस के लिए, घर के मुख्य द्वार के लिए। तो जो ऑरेंज वाला बना पेरिफेरी, इसे बोलते हैं पिशाच भूमि। इसके अंदर जो ग्रीन वाला हिस्सा है, एक एक लेयर जो है, एक कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स बने ना, तो जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर होगा वो होगा पिशाच विधि, उसके बाद वाला मनुष्य विधि, उसके अंदर वाला देव विधि, और उसके अंदर के जो 9 स्क्वायर्स आएंगे वो होंगे ब्रह्म स्थान का। ठीक है, इस तरह से ये बनती भूमि। तो जो घर का मुख्य द्वार बनता है, बाहर का तो आप कहीं भी बना सकते हो बाउंड्री वॉल में, लेकिन जो मेन बिल्टअप एरिया का जो एंट्रेंस बनता है, वो आपको मनुष्य विधि या देव विधि में बनाना चाहिए, उसे पिशाच भूमि में कभी ना बनाए, है ना। इसलिए जो घर के चारों तरफ जगह छोड़ने का सिस्टम बनाया ना, इसलिए बनाया गया है। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सपोज ये आपका प्लॉट है इतना बड़ा, ये जो स्क्वायर बना है ये आपका प्लॉट है, राइट। ये प्लॉट हो गया आपका। अब इसमें आपने घर बनाना है, तो आप सपोज बिल्टअप यहाँ से बनाओगे, तो सेंटर में आपके एंट्रेंस आ जाएगा घर का। ये ना करें, ब्रह्म स्थान में कभी भी एंट्रेंस से बनाए, क्योंकि ये ब्रह्मा का द्वार है, देवता का द्वार है, ये डायरेक्टली आपको ब्रह्मांड से और ब्रह्मा से कनेक्ट करता है। तो इसके हर कोई संभाल नहीं सकता। अगर यहाँ पे एंट्रेंस बनाते हैं तो इसका बहुत जतन करना पड़ता है। कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है, हाथी को पालना मुश्किल है। अगर आप ब्रह्म का द्वार बनाते हैं, इस तरह से सेंटर में द्वार आता है, तो पॉजिटिव अगर इसे नहीं रखते हैं, पूरी देख रेख से नहीं रखते हैं, तो ये द्वार को आप संभाल नहीं सकते। देवताओं का द्वार होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे घरों के लिए सही नहीं है। तो कहाँ पे आना चाहिए एंट्रेंस, थोड़ा बड़ा करके आप देवविथी में ले लो, ब्लू हिस्से में, या थोड़ा बड़ा करके ग्रीन हिस्से में ले लो। ठीक है,
इस तरह से एंट्रेंस देव विथि और मनुष्य विथि में सही होते हैं। पिशाच भूमि में नहीं आना चाहिए, ऑरेंज पार्ट में एंट्रेंस नहीं आना चाहिए। तो ये हो गई आपकी जो देवताओं को पुरुष मंडला का यूज, इस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये तो हो गया माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके वास्तु का। अब वास्तु सिर्फ माइथोलॉजी से काम नहीं करती है ना। आपको आपको बोलेगा इसका प्रूफ क्या है, ये कॉस्मिक मैन वगैरह मैं नहीं मानता, देवता दानव मैं नहीं मानता, ऐसे होते हैं कई लोग। तो वास्तु को माने या ना माने, वास्तु असर तो अपना देता है। जैसे हमारे चारों ओर हवा है, ऑक्सीजन है, हम नहीं मानेंगे कि हवा नहीं है, ऑक्सीजन तो दिख नहीं रही है, पर वो असर तो देती है ना आपको। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो आपको सफोकेशन तो होता है ना। तो उसी तरह से वास्तु में अगर दोष है जमीन में, तो वो दोष अपना असर देगा ही देगा, चाहे आप वास्तु को माने चाहे ना माने। अब बात करते हैं वास्तु के साइंटिफिक एस्पेक्ट। साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, जो हमारा साइंस कहता है, साइंस लॉजिक पे जाते हैं, साइंस कहता है उसके हिसाब से भी वास्तु बना। अब पुराने जमाने में क्या होता था, घर बनाना एक आपके लिए आशीर्वाद होता था। घर को लोग एक फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करते थे, सजाते थे, संवारते थे, क्लीन करते थे, है ना। और वो एक घर का मेंबर होता था। घर बनना एक आशीर्वाद था, क्योंकि लोग शेल्टर के लिए भटकते थे ना, कहाँ जाएं, हर किसी का एक शेल्टर। आजकल हमने क्या किया, वास्तु के नियमों को तोड़ दिया है। तोड़ दिया है मीन्स, जैसे भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने बनाया कि चिड़िया के लिए एक अलग रूल, शेर के लिए एक अलग रूल, सभी जीव जंतुओं के लिए एक एक रूल बनाए कि तुम अपना घर ऐसा बनाओगे। और सालों से चिड़िया अपना घोंसला वैसे ही बनाती आ रही है, उसने कोई चेंजेस नहीं किए उसमें, है ना। चूहा अपना बिल वैसे ही बनाता है, शेर अपनी गुफा वैसे ही बनाता है। तो ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, नियम है। और ये इंसानों के लिए भी भगवान ने ऐसे नियम बनाए हैं वास्तुशास्त्र में, जो लिखा है वेदों में कि आपको घर कैसा बनाना है, हर दिशा में क्या चीज कैसे बनानी है। लेकिन आजकल हम अपनी सुविधा के लिए उन नियमों को तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा नियम जो हमने तोड़ा वो है टॉयलेट का। पुराने जमाने में देखना, कभी भी घर के अंदर टॉयलेट नहीं बनाए जाते थे। राजा महाराजाओं का महल देखोगे तो वो लोग भी टॉयलेट करने के लिए, फ्रेश होने के लिए जंगल में जाते थे, घरों में नहीं रहते थे। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आजकल हम अपनी सुविधा के लिए बिल्कुल अटैच बाथरूम, अटैच टॉयलेट बनाते हैं, तो सारी नेगेटिविटी तो घर के अंदर ही रह जाती है। तो ये हमने वास्तु के नियमों को ब्रेक किया है। तो वास्तु तो मास्टर साइंस है, वो अपना रिजल्ट देगा देगा। अब वास्तु किन चीजों पे इफेक्ट करता है, पहले जमाने में जब लोग रहते थे तब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो डिपेंडेंट किस चीज पे थे, सनलाइट पे। जहां जहां से सूर्य की रोशनी आती थी, जिस जिस समय, उस समय व्यक्ति जो एक्टिविटी करता था, उस जगह पे वो रूम बनाता था। जैसे सुबह के समय उसे खाना बनाना है, और सुबह के समय जिस दिशा से धूप आ रही है, घर में सनलाइट आ रही है, वहां पे वो अपना किचन बना लेता था, सो दैट उसे खाना बनाने के लिए रोशनी मिल सके। फिर जब दोपहर को उसे आराम करना है या कुछ और काम करना है, तो अपना वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस को उस दिशा में बनाता था जहां पे सनलाइट उधर पे आए। तो इस तरह से सनलाइट के डायरेक्शन के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से उसने डायरेक्शंस बनाए। इसलिए वास्तु पूरी तरह से जो डेवलप हुआ, वो हुआ सनलाइट की वजह से। तो इसका मेन साइंटिफिक फैक्टर है सनलाइट। सेकेंड फैक्टर है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। पहले सनलाइट को थोड़ा सा समझते हैं। और देखिए, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट कैसे काम करती है, जैसे ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है सबको, ईस्ट में सनराइज और वेस्ट में सनसेट हो रहा है। अब सुबह जैसे 6 बजे सनराइज हुआ, कभी 5:30 बजे होता है, कभी 6:30 बजे होता है। एक मैं मोटा मोटी टाइम पकड़ती हूँ, 6 बजे का। ठीक है, सपोज मॉर्निंग 6 o'clock सनराइज हुआ, उसके बाद इवनिंग को 6 o'clock को सनसेट हुआ। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय होता है 12 घंटे का। तो अब जो पहले 3 घंटे में, 3 घंटे को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, कैन एनीबडी टेल? घड़ी तो होती नहीं थी ना उस समय, घड़ी के हिसाब से नहीं चलते लोग, सूर्य के हिसाब से टाइम चलते थे। तो जो 3 hours होता है उसे क्या कहते हैं, कैन एनीबडी टेल मी? 3 hours के टाइम पीरियड को? पहर, वेरी गुड। हाँ जी। तो आपका 6 से 9 बजे तक होता है एक पहर। जब
9 बजे के आसपास जो सूर्य भगवान होते हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, साउथ से होके वो वेस्ट में जाते हैं, नॉर्थ से होके नहीं जाते, नॉर्थ में यूजुअली अंधेरा होता है। तो साउथ ईस्ट से होके जाते हैं। उस समय लेडी को खाना बनाना होता है ना, मॉर्निंग 9 o'clock को लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन होती है, इसलिए कहा गया कि साउथ ईस्ट में आप किचन बना लो। गॉट इट? ये यहाँ से डिस्कवर हुआ या इन्वेंट हुआ कहना चाहिए, इस तरह से ऐसे काम करें। अब सनलाइट आते तो दोपहर को आती 12 बजे, दोपहर को 12 बजे हम अपना काम करते हैं, आराम करते हैं, तो साउथ में वर्क प्लेस होता है। अब अगले 3 घंटे में साउथ में जाता है ना, तो इसलिए 2 पहर बीत जाते हैं। तो दोपहर के 12 बजे को 2 पहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 2 पहर बीत चुके हैं। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट से होते होते वेस्ट में जाके सनसेट होता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग 6 बजे के पहले पहले अपना खाना वाना निपटा लेते थे, क्योंकि उसके बाद सनलाइट नहीं रहती थी। फिर वो अंधेरे में कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो सूर्यास्त के पहले भोजन करके अपनी दिनचर्या खत्म कर लेते थे। उसके बाद वो भजन पूजन करते थे और सो जाते थे। तो इस तरह से वास्तु डेवलप हुआ कि किस किस एक्टिविटी को सनलाइट के हिसाब से चेंज करें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर वाज सनलाइट। नेक्स्ट कम्स सेकेंड फैक्टर, होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम सबको पता है, पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, उसकी क्रस्ट में, जहाँ पे आयरन भी है। और आयरन होने की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। हमारी बॉडी में भी आयरन है, लोहा हमारे खून में। तो जब रात को हम सोते हैं तो वो सारे जो लौह तत्व है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जो आपके अर्थ के मैग्नेट से कंपैरिजन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो नॉर्थ पोल दो तो एक दूसरे को खिंचाव देता है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन होता है, तब हमें नींद अच्छी आती। अदरवाइज हम रात भर नींद नहीं ले पाते। इसलिए कहते हैं नॉर्थ में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, साउथ में सिर रखकर सोना चाहिए, जिससे आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट बनता है और हमें अच्छी नींद आती है। तो ये एक दूसरा रीजन हुआ आपके वास्तु की चीजों को बनाने का। एक ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शंस। डायरेक्शन से वैसे पूरा ब्रह्मांड है, डायरेक्शन आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे पूरे ब्रह्मांड में। ये आपका ईस्ट है तो बाजू वाले का वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसे एक आप रेफरेंस पॉइंट समझ लीजिए ईस्ट को, कि जहां से हमारा सनराइज होता है उसे हम ईस्ट मान लेते हैं, और जहाँ पे सनसेट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे हम वेस्ट मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग बाकी 4 डायरेक्शंस बनते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच के बाकी डायरेक्शंस। तो पूरा वास्तु इस पर भी असर होता है, वो हम आगे देखते हैं कैसा। नेक्स्ट आते हैं आप, ये तो 8 डायरेक्शंस हो गए, और आते हैं इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है आपके 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके? एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस। ठीक है, एयर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो स्पेस एलिमेंट सेंटर में होता है, आकाश तत्व जो हमको ब्रह्मा से और ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में आपके वाटर एलिमेंट होता है, नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, और साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट। ये तो 5 तत्व होते हैं पांचों दिशाओं में और सेंटर में मिलाकर। तो जो ऐसे तो सभी तत्व सभी डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन किसी एक तत्व की अधिकता होती है। और हमारी बॉडी में भी ये 5 तत्व होते हैं। ये तो आपकी प्रकृति में हुए 5 तत्व, आपके एटमॉस्फेयर में हुए, पानी हुआ आपके पूरे ओशन के फॉर्म में जो ठंडा के अपने आसपास, हवा हुई जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, अर्थ हुआ जो अर्थ का मिट्टी है वो, फायर हुआ क्या, जो टेम्परेचर है पूरी, जैसे पानी जो भाप बन के उड़ता है ना सन की रेडिएशन की वजह से पृथ्वी गर्म भी होती है, वो फायर एलिमेंट हुआ। और एटमॉस्फेयर के ऊपर एक स्पेस एलिमेंट कनेक्ट होता है आकाश तक, है ना, कॉस्मिक एनर्जी से जहां से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये 5 तत्व प्रकृति में है। उसी तरह से हमारी बॉडी में 5 तत्व कौन कौन से? जो फ्लूइड है, जल तत्व है हमारी बॉडी में, जो बह रहा है फ्लूइड, जितनी भी बॉडी, जैसे खून है, बोन मैरो है, ये सारा जल तत्व हुआ। जो हमारी बॉडी का फैट हुआ, मसल हुआ, वो अर्थ एलिमेंट हुआ। और जो हम सांस लेते हैं वो वायु तत्व हुआ। और जो हमारे अंदर डाइजेशन के लिए जो
जठर अग्नि होती है, जो पेट में जो अग्नि होती है, जो खाना को डाइजेस्ट करती है, फूड को, वो हमारे बॉडी के अंदर की अग्नि हुई। और स्पेस एलिमेंट क्या हुआ, हमारा स्किन जो हमें ब्रह्मांड से टच करके कनेक्ट करता है आकाश तक को। इस तरह से पांचों एलिमेंट हमारी बॉडी में भी हैं। और जब ये पांच एलिमेंट बॉडी के, आपकी प्रकृति के पांच एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, तब आपकी जो लाइफ है वो एक स्मूथ चलती है। तो जो चौथा फैक्टर है इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली इज 5 एलिमेंट्स। तो 4 साइंटिफिक फैक्टर्स हमने क्या क्या पढ़े आपके वास्तु को इम्पैक्ट करने वाले, सनलाइट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शंस। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस आगे करते हैं कि कहाँ क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। ठीक। ये हो गया आपके वास्तु का साइंटिफिक इम्पैक्ट। अब बात करेंगे डायरेक्शंस की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब साइंटिफिक इम्पैक्ट तो आपने समझ लिया कैसे काम करता है वास्तु। बात करेंगे डायरेक्शंस। जब नॉर्थ ईस्ट में, जैसा मैंने आपको बताया, वास्तु पुरुष का हेड होता है और साउथ वेस्ट में पैर होता है। ठीक है। तो और जो चारों कॉर्नर्स में पूरे बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए, और सेंटर में एक साइड सिर आया, दूसरी तरफ पैर, दो कॉर्नर्स में घुटने आ गए, और सेंटर में आ गया आपका पेट, आपकी नाभि, ब्रह्मस्थान, है ना। तो इन पांचों जगहों में 5 एलिमेंट्स भी हमने देखे अभी। और सभी डायरेक्शंस के आपके लॉर्ड्स बनाए गए, 9 ग्रहों को 9 दिशाओं का रूलर बनाया गया। ठीक है। कैसे, ये देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स। आपके नॉर्थ को रूल करता है आपका मरकरी, बुध। आपके नॉर्थ ईस्ट को रूल करता है आपका जुपिटर, गुरु। आपके ईस्ट को रूल करता है सन, सूर्य। साउथ ईस्ट को वीनस, साउथ वेस्ट को निरुति, निरुति मतलब राक्षस, राहु केतु, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसे इसलिए। और वेस्ट में होते हैं आपके शनि महाराज, नॉर्थ वेस्ट में हुए आपके मून, और साउथ में हो गए आपके मंगल, मार्स। इस तरह से 9 प्लैनेट्स। सेंटर में केतु लिख लीजिए आप, क्योंकि सेंटर में ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में केतु होते हैं उच्च के, और वो आपको मोक्ष से जोड़ते हैं, जो डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। अध्यात्म और मोक्ष का कारक प्लेनेट होता है केतु, जो हर चीजों से आपको डिटैच करता है। और ब्रह्म स्थान इसलिए हमेशा खाली होना चाहिए, हर चीजों से डिटैच होना चाहिए। तो ये 9 प्लैनेट्स को 9 डायरेक्शंस के रूलर्स बनाया गया, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कनेक्ट होती है। क्योंकि हमारी जब कुंडली में दशाएं खराब आती हैं, 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं, जिस ग्रह की खराब दशा आएगी, तो नोइंगली या अननोइंगली हम उस ग्रह की दिशा में कुछ चेंजेस कर जाते हैं। जैसे आपके शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा आपके पता है आपकी कुंडली में खराब आने वाली है, शनि अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, वेस्ट डायरेक्शन में, शनि का वेस्ट डायरेक्शन है, आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में कुछ दोष ले आओगे ना। दोष कैसे आते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा फर्नीचर शिफ्ट करोगे, कुछ ऐसी चीजें बना लोगे, कुछ ऐसी चीज रख दोगे जो शनि को खराब करेगी, जिसकी वजह से आपको दशा के बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वास्तु क्या है, आपके दशाओं के, 9 ग्रहों की दशाओं के रिजल्ट देने का एक निमित्त है। जब आपके पास पैसे बहुत आते हैं, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, आपके बुध का, बुध अच्छा होता है कुंडली में, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके वास्तु में अच्छा होता है, जिससे पैसे बहुत आते हैं। तो इस तरह से ग्रहों को आप एस्ट्रोलॉजी में भी रिलेट कर सकते हो और वास्तु में भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ वास्तु की बात करेंगे। इसी तरह से 9 दिशाओं में आपके 9 देवता भी हैं। ये तो रूलिंग प्लैनेट्स हो गए, जो रूल करते हैं उस डायरेक्शन को, वहां के रिजल्ट देते हैं। लेकिन वहां पे कैरेक्टर कैसा है, क्या चीज है, वहां पे वहां के एट्रीब्यूट्स क्या है, वो डिपेंड करता है वहां के बैठे देवता के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं आपके शिव जी, है ना, शंकर भगवान, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ठंडा और शांत होना चाहिए। शिव जी को कैसी जगह पसंद है, कैलाश में रहते हैं ना, ठंडे ठंडे रहते हैं वो, तो वहां पे ठंडक होनी चाहिए। नॉर्थ में कुबेर देवता, जो धन के देवता हैं, तो धन देने वाले देवता हैं। नॉर्थ वेस्ट में आपके वायुदेव, जो मोबिलिटी देते हैं, जो ट्रेवल्स देते हैं, जो स्टेबल नहीं है, मूवमेंट देते हैं कोई भी चीज के लिए। और वेस्ट में वरुण देव, जो बारिश देते हैं, बरसात देते हैं। और ईस्ट में सूर्य देवता, हाँ, सूर्य देवता क्या देते हैं आपके, कीर्ति, यश, है ना। तो आपके ईस्ट में डायरेक्शन है इंद्र का, इंद्र भी देवताओं के राजा हैं, तो आपके देवराज इंद्र का घर होता है ईस्ट में, देवता। और आते हैं
अग्निकोण में, अग्निकोण में अग्नि देवता है। अग्नि क्या है आपकी? अग्निकोण में रसोई बनाने क्यों बोलते हैं? अग्नि बोलने से हाथ की गर्मी, ये आपके कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो जैसे जैसे रसोई में अग्नि जलती है, वैसे वैसे आपके घर में लक्ष्मी आती है ना, क्योंकि अग्नि आपकी प्रज्वलित होती रहती है, तो घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी को हाथ की गर्मी कहते हैं ना, इसलिए साउथ ईस्ट में किचन बनाना अच्छा बोला गया। आजकल लोग किचन में खाना बनाने को नहीं देखते, बाहर खाते हैं। किचन में जितना ज्यादा किचन कंज्यूम होगा, जितनी ज्यादा अग्नि होगी, उतना अच्छा पैसा होता है। जितनी अग्नि जलती है उतना पैसा आता है। हम घर में खाना नहीं बनाते, बाहर कुक करते हैं, तो लक्ष्मी बाहर चली जाती है ना। तो चाहिए कि बाहर घर पे खाना बनाएं आप लेडीज घर की अच्छे से। साउथ वेस्ट में है आपके निरुति का घर, इसलिए नेगेटिविटी है वहां पे, इसलिए कहते हैं साउथ वेस्ट को हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नेगेटिविटी आती है आपके। नैऋत्य कोण है, राक्षस का, राक्षसों की माता है निरुति, उनका कोण है, वहां पे ये आपके वास करती है। यम देवता आते हैं आपके साउथ में, इसलिए साउथ से निगेटिव एनर्जीज आती, इविल आती, मृत्यु का द्वार कहते हैं साउथ का जो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे साउथ में, इसलिए इसको रूल करने वाले प्लेनेट कौन है? मार्स। तो इसलिए यहाँ पे हनुमान जी की फोटो लगाते हैं अगर साउथ की एंट्री हो तो, क्योंकि मार्स जो है हनुमान जी के रूलर है, और यम को वही, साउथ डायरेक्शन को वही कंट्रोल कर सकते हैं। तो साउथ और साउथ वेस्ट में देख रहे हैं हम नेगेटिविटीज है, तो यहाँ से एंट्रेंसेस नहीं बनाते। सेंटर में ब्रह्मा जी का स्थान है। इस तरह से देवता बैठे हुए, 9 देवता, 9 रूलिंग प्लैनेट्स, अष्ट लक्ष्मियां हैं। देखिए 8 तरह की लक्ष्मी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में संतान लक्ष्मी है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को वंश वृद्धि का भी डायरेक्शन बोला गया, चाइल्ड बर्थ का। अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है तो संतान नहीं होती है। धान्य लक्ष्मी आपके साउथ ईस्ट में है। धान्य लक्ष्मी मतलब हर तरह का भंडार, किचन रहता है ना हमारा, खाने पीने का अन्न भंडार, अन्नपूर्णा माँ, वो पूरे साउथ ईस्ट में है। इस तरह से सारी गॉडेसेस हैं यहाँ पे। लक्ष्मी के 8 रूप है जो अलग अलग दिशाओं में है। इन्हें भी अच्छा रखने से, दोष होने से उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो देखिए प्रेडिक्शन के आपके पास कितने मेथड्स बन गए। पहला तो बोला गया मैंने, आपके वास्तु पुरुष की बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे प्रेडिक्शन के लिए, ये देखना है। दूसरा देखना है कि लाइट और हैवी होना, क्योंकि यहाँ पे देवता बैठे हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, तो ये जगह खुली होनी, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी से एंटर कर पाए। और ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, यहाँ पे दानव बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे बंद रहना चाहिए कि घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए। ओके, तो बॉडी पार्ट हो गया, लाइट एंड हैवीनेस हो गया। नेक्स्ट आएंगे आपके देवता हो गए, हाँ, 9 डायरेक्शन के देवता हो गए, 9 डायरेक्शन के रूलिंग प्लैनेट्स हो गए, 9 डायरेक्शन में अष्ट लक्ष्मियां हो गई, और 9 डायरेक्शन में आपके 5 एलिमेंट्स हो गए, 5 डायरेक्शन में। ये इन सब चीजों को लेकर पकड़कर हम समझेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। अब इन डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपकी वीकनेस होती है, और वीकनेस मतलब यहाँ पे आपके जो बैठता है उसको पावर नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में पावर नहीं है, वीकनेस मतलब यहाँ बैठ के काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बच्चों को बैठाना चाहिए, ओनर को नहीं बैठना चाहिए। ओनर का बेडरूम इसलिए यहाँ पे नहीं बोलते हैं, सो दैट, ये आ गया इविल का डायरेक्शन साउथ में, सॉरी, इविल। ठीक है, एक एक डायरेक्शन को पकड़ती हूँ मैं, थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेटिक पुल होता है जो व्यक्ति को पकड़ के रखता है, वहां से जाने नहीं देता, इसलिए थोड़ी सी एविल आती है नॉर्थ ईस्ट में। एविल बोल, लेजीनेस आती है ना, अब व्यक्ति एक बार बैठा तो उठता नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी जगह है, सो दैट वो एक बार पढ़ने बैठे तो उठे ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब उस पढ़ाई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ना है, कुछ प्लानिंग करनी है बड़े प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर बैठकर ना करें, उससे कुछ गेन्स नहीं आने वाले आप, है ना। सिर है, सिर का स्थान है, मेंटल हेल्थ देता है, मेंटल इश्यूज देता है, इसलिए यहाँ पे आपके मेडिटेशन की जगह होनी चाहिए। सिर से हम मेडिटेशन करते हैं ना ब्रेन से, और ये हल्का होना चाहिए, क्योंकि सिर में कोई भारी चीज बहुत देर रहे तो हमें सिर में प्रॉब्लम आने लगती है। ईस्ट जो है सूर्य का मकान है, सूर्य का घर है, तो सूर्य किस चीज का प्लेनेट है आपके? पॉपुलैरिटी का, पब्लिक रिलेशनशिप का, नेम फेम का। तो ईस्ट डायरेक्शन से आपको नेम फेम मिलता है, क्योंकि सूर्य विजय, कीर्ति का और यश का प्लेनेट है।
साउथ ईस्ट वीनस का प्लेनेट है, ये यहाँ पे लेडीज की डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट में कोई दोष होता है तो घर की लेडीज को प्रॉब्लम आती है। और चूंकि ये लक्ष्मी का स्थान है तो यहाँ से कैश फ्लो भी देखा जाता है। अगर साउथ ईस्ट में कुछ ड्रेनेज जैसी चीज हो तो आपको कैश फ्लो की दिक्कत आती है। ठीक है, साउथ में आपका इविल आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो यहाँ के डायरेक्शन को इसलिए दक्षिण मुखी मकान को बोलते हैं ना कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर रूल होता है, वो भी एंट्रेंस में हम देखेंगे कि वहां पे एंट्रेंस बना सकते हैं, बाकी साउथ में एंट्रेंस इतना अच्छा नहीं माना जाता। आपके साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है। अर्थ मतलब जमीन। जब जमीन मजबूत होगी तो आप अच्छे से स्टैंड कर पाओगे, है ना। इसलिए ये पावर और स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है। जब आप अच्छे से मजबूती से खड़े हो तो आप पावरफुल हो। तो साउथ वेस्ट में अब देखिए, अर्थ एलिमेंट मतलब मिट्टी। अब मिट्टी में अगर पानी आ जाए तो क्या होगा, दलदल बन जाएगा। दलदल बनेगा तो आप ठीक से खड़े रह पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का गड्ढा जिसमें पानी भरता हो, किसी भी तरह का स्लोप जिससे पानी जमा रहता हो, और किसी भी तरह का पिट या वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। नहीं तो स्टेबिलिटी आपकी हैम्पर होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिलेशनल स्टेबिलिटी दोनों। इसलिए साउथ वेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल डायरेक्शन है। ओनर को यहाँ पे रहना चाहिए, घर के मुखिया को, क्योंकि यहाँ पे राक्षस भी है, निगेटिविटी भी है, जिसको वो ओनर कंट्रोल कर सकता है। तो घर का कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक। और वेस्ट में आते हैं आपके ऑनेस्टी और लेथार्जी। ऑनेस्टी इसलिए क्योंकि शनि है, शनि ऑनेस्ट प्लेनेट है, कर्म का रिजल्ट देता है, काम नहीं करो तो सजा देता है ना, हार्ड वर्किंग है। लेकिन चूंकि स्लो प्लेनेट है इसलिए लेथार्जी भी आती है। और नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व है, चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या, आपका माइंड है ना, चंद्रमा आपका माइंड है। तो माइंड, मन कैसा इधर उधर बहुत जल्दी से जाता है। तो जब आप क्रिएटिविटी वाले काम करते हो, कैसे, जैसे पोयम लिखना, डिजाइनिंग करना, या फैशन डिजाइनिंग में हो, इंटीरियर डिजाइन में हो, कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ नए आइडियाज चाहिए, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में बैठकर काम करना चाहिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है। नॉर्थ है वेल्थ की डायरेक्शन, यहाँ पे एंट्रेंस हो तो बहुत धन आता है, धन योग बनता है। इस तरह से आप पूरे 8 जोन्स के एट्रीब्यूट्स को समझेंगे, इनके एलिमेंट्स, और इन सब से कनेक्ट करके हम प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे, एक एक डायरेक्शन को डिटेल में समझेंगे। बेडरूम भी हो तो किस तरह का बेडरूम हो, किस तरह का ना हो। ठीक है। अभी जैसे आपका बेडरूम की बात की मैं ना, नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेटिक पुल है जो व्यक्ति को पकड़ के रखती है। तो यहाँ पे बच्चों का बेडरूम बना है। बेडरूम अगर बनाना पड़े, अब साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाते हैं यूजुअली, बट साउथ में सारे बेडरूम तो नहीं बन सकते ना। घर में अगर 4 मेंबर्स हैं, भाई भी है, छोटा भाई भी है, फादर भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, तो सभी का बेडरूम आप एक जगह तो नहीं बना सकते ना, दूसरे डायरेक्शन में बेडरूम बनाने ही पड़ेंगे आपको। तो साउथ में बनाए, साउथ ईस्ट में बनाए। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम बनाना भी पड़े किसी कारण से, छोटी जगह है, तो वहां पे घर के बड़े बुजुर्गों का बेडरूम बनाए, पेरेंट्स का। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को अब लाइफ में आगे कुछ करना नहीं है, दे हैव टू लिव द रिटायर्ड लाइफ, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, आपको कुछ गुडविल नहीं मिलती, कोई काम का क्रेडिट नहीं मिलता, आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हो। इसलिए घर के मुखिया को नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, जो अर्निंग मेंबर है उसको। पेरेंट्स को आप सुला सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक पुल होता है, वो व्यक्ति को वहां से जाने नहीं देता। तो कहते हैं अगर पेरेंट्स का बेडरूम आप नॉर्थ ईस्ट में बनाते हो तो उनकी उम्र 4 साल और बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस डायरेक्शन को जल्दी से छोड़कर नहीं जाते हैं, है ना। इसलिए ये बेस्ट डायरेक्शन होता है आपके पेरेंट्स के बेडरूम बनाने। अब साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में पावर है, तो घर का सबसे पावरफुल पर्सन को साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है। एक और बहुत अच्छी बात कही गई है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राहु का घर है साउथ वेस्ट में, निरुति है ना, नैऋत्य का, राक्षसों का। अब सभी लोगों ने सुना होगा एक टर्म, काल सर्प दोष है ना। काल सर्प दोष में क्या होता है, जब राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते तो काल सर्प दोष बनता है। तो राहु को बोला गया सर्प का मुख, और केतु को बोला गया सर्प की पूंछ। ठीक है, जब ये सारे प्लैनेट्स को बांध देते तो काल सर्प दोष बनता। अब वास्तु में कहते हैं कि जो साउथ वेस्ट में है ना, वो सांप का खुला हुआ मुंह है, क्योंकि राहु की जगह है वहां पे, राहु सांप का मुख है। और ऐसे पूरे ग्रहों से घूमकर जो केतु की आखिरी जो पूंछ आती है वो ब्रह्म स्थान में आती है।
तो ब्रह्म स्थान से मोक्ष मिलता है, पूंछ से, केतु से आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन साउथ वेस्ट में सांप का मूला खुला हुआ मुंह है, जो अगर खुला रहता है तो धीरे धीरे आपके सारे रिसोर्सेस को गल्प कर लेता है, निगल जाता है। समझ रहे हैं आप? साउथ वेस्ट में राहु जो है सांप का मुंह है, जो आपके सारे रिसोर्सेस को गल्प कर लेता है। इसलिए इस जगह को, सांप के मुंह को खुला नहीं छोड़ना है। आपकी सारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, फाइनेंस, परिवार, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाता है अगर साउथ वेस्ट खाली रहा तो। क्योंकि साउथ वेस्ट अगर खाली रहेगा तो सांप का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो घर के एक पावरफुल मैन को वहां पे सोना ही सोना है, उस जगह को आपको खाली नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप सोएंगे तो वो सांप का मुंह दबा रहेगा इस तरह से। और रात के समय निगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा काम करती है, नकारात्मक ऊर्जाएं। तो रात के समय किसी व्यक्ति को वहां पे सोना जरूरी है, उसे वेकेंट नहीं रखना है। बच्चों को नहीं सुलाना, क्योंकि बच्चों पे फिर वो डोमिनेंस आ जाता है। बच्चे अगर थोड़े से डरपोक है तो उनको फिर तकलीफ होने लगेगी मेंटली। तो घर का कोई जो मजबूत पर्सन है वो साउथ वेस्ट में सोए। घर का साउथ वेस्ट को कभी भी वेकेंट ना रखे, खाली ना रखे, नहीं तो धीरे धीरे यह जो सर्प है वो सब कुछ आपका निगल कर खत्म कर दे। इसलिए कहते हैं साउथ वेस्ट को भारी रखना है। लेकिन somebody said question mark, what happened? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग, कि वहां पे बालकनी होगी तो वो तो फर्स्ट फ्लोर में आ गई, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में वहां पे किसी ना किसी को नीचे सोना है। ठीक है, किसी ना किसी को वहां पे सोना ही सोना है। इसलिए कहते हैं वहां पे सीढ़ियां ना बनाओ, वहां पे किचन ना बनाओ, वहां पे ड्राइंग रूम ना बनाओ, वहां पे टॉयलेट ना बनाओ, है ना। ड्राइंग रूम है तो फिर भी आप एक बार सो जाएंगे, किचन रहा तो चलो किचन में भी बेड डाल के सो जाएंगे, तो टॉयलेट और सीढ़ियां होंगी तो कैसे सोएंगे आप वहाँ? तो ये चीजें गलत हो जाती। ठीक है, नो, ओनली एनीबडी हैज टू स्लीप देयर, नो अदर वे सर। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के दोषों का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि वो सिर और पैर होता है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी सर ड्राइंग ड्राइंग शेयर करेंगे ना तो हम कोर्स में सब कुछ फिर क्लियरली डिस्कस करेंगे, जब एक एक चीज में बताऊंगी तो इट विल गिव क्लैरिटी। अभी तो सिर्फ ग्लिम्स दे रही हूँ कि मैं कैसे काम करता है वास्तु। हम सिर्फ बोल देते हैं यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ सीढ़ी नहीं होना चाहिए, बट वी डोंट नो द लॉजिक, है ना, कि वो ऐसा क्यों बोला गया है। इस चीज को वैदिक वास्तु में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। वो क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, है ना। अब इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में दोष आया तो आपके सिर का प्रॉब्लम आएगा। सिर का प्रॉब्लम मतलब, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड है। अब आपका नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट आ गया सब। अब साउथ ईस्ट में दोष होगा तो क्या होगा? साउथ ईस्ट घर की फीमेल्स का डायरेक्शन है, और साउथ ईस्ट में घुटने आते हैं, तो घर की फीमेल को नी प्रॉब्लम आएगी, नी रिप्लेसमेंट की शिकायत हो सकती है, कैश फ्लो की शिकायत हो सकती है। तो you can relate the attributes, you can relate the elements, you can relate the gods, you can relate the body parts of Vastu Purush and make the prediction कि यहाँ पे ये चीज होने से क्या प्रॉब्लम। अब साउथ ईस्ट में क्या, अग्नि है, अब वहां पे अब जल तत्व की चीजें ला दो, बाथरूम ला दो, या पानी का वाटर सोर्स ला दो, संप या कुआं ला दो, तो क्या होगा? फायर और वाटर। मतलब आप गर्म तवे में अगर पानी का छींटा मारते तो क्या होता है? आवाज होती है ना। तो घर में शांति नहीं रहेगी, दिन भर लड़ाई झगड़े रहेंगे, अग्नि और जल का झगड़ा होता है, तो दिन भर घर में फाइट्स होते रहेंगे। जो कपल साउथ ईस्ट में सोएंगे उनका डिवोर्स होता है। कहते हैं डिवोर्स का रीजन क्या है? लड़ाई झगड़े, है ना। अब जैसे आपके कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में अगर बेटियों का बेडरूम रहा तो शादी नहीं होती। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो भी शादी नहीं होगी, अगर बेटी को नॉर्थ ईस्ट में सुलाते हो तो, और साउथ वेस्ट में सुलाते हो तो भी शादी नहीं। अब दोनों के रीजन अलग अलग है। ठीक है, आपको पहले रीजन समझना है, क्या रीजन हो सकता है उसका। एनीबडी कैन टेल, अभी जो समझाया उसके हिसाब से। सर स्टेयर साउथ वेस्ट में नहीं एडवाइजेबल है, साउथ वेस्ट से थोड़ा हट के, इधर इन साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट वाली स्पिरिचुअल होगी, ओके, लेकिन मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक पुल है। अगर इस बच्ची की शादी भी लग गई तो वो बार बार लौट कर मायके आ जाएगी, वो ससुराल में टिकेगी नहीं।
ओके, नॉर्थ ईस्ट की जो चुंबकीय शक्ति है, जहां पे वो 4 साल से सो रही थी, रह रही थी, वहां पे उसका बेडरूम था, वो खींच के उसे वापस मायके लाएगा, जो शादी टूटने का रीजन होगा। और अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम हुआ तो वो लड़की पावर गेन कर लेगी। साउथ वेस्ट में पावर है, पावरफुल जोन है, तो वो पावर गेन कर लेगी, जिससे वो डोमिनेट करेगी फैमिली को, और इसकी वजह से शादी खराब। ये जो लड़की शादी के लिए मना करेगी, नॉर्थ ईस्ट वाली लड़की इसलिए मना करेगी क्योंकि उसे उसको कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। और साउथ वेस्ट वाली लड़की शादी के लिए इसलिए मना करेगी क्योंकि वो किसी लड़के को पसंद नहीं करेगी, वो डोमिनेटिंग होगी। गेटिंग द रीजन? इसलिए बोलते हैं बच्चों को, लड़की को साउथ वेस्ट में ना सुलाओ, वो डोमिनेट करने लगते पेरेंट्स को, क्योंकि वहां पे पावर है। तो इस तरह से दिशाएं काम करती है। यस मैम, घर नहीं छोड़ेगी और डोमिनेट कर लेगी, तो ये एक लॉजिक हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, तो डायरेक्शंस की, तो पूरे 8 डायरेक्शंस की बात मैं अभी नहीं करती हूँ। एक हम एंट्रेंस की भी बात करेंगे, फिर कोर्स कंटेंट वगैरह शेयर करेंगे। एंट्रेंस देखिए, ध्यान से लिखिएगा, मैं लास्ट तक रुके रहिए, लास्ट में 2 मास्टर रेमेडीज दूंगी आप लोगों को, तो कीप कनेक्टेड। ओके, नाउ बात करते हैं एंट्रेंस के लिए। ये तो डायरेक्शंस की बात हो गई, एक बेसिक ग्लिम्स। नेक्स्ट कम्स टू हाउ शुड बी द एंट्रेंस ऑफ हाउस। ये पिक्चर देखिए आप लोग, ये, ठीक है। अब हमने वास्तु पुरुष मंडला देखा, जिसमें 9 बाय 9 पार्ट्स में पूरे प्लॉट को डिवाइड किया, इधर रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। ओके, आप ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके साउथ ईस्ट तक 9 पार्ट्स को लिखे, E1 E2 E9। उसी तरह से साउथ वेस्ट से स्टार्ट करके साउथ साउथ ईस्ट से स्टार्ट करके साउथ वेस्ट की तरफ आप लिखे। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग कंसीडर कीजिएगा थोड़ा सा। ये S4 होगा, ये S9 तक होगा ना। ओके, ये S3 रिपीट हो गया, तो ये S9 आएगा। S3 के बाद S4, S5, S6, S7, S8, S9 तक। ओके, देन साउथ वेस्ट से स्टार्ट करके नॉर्थ वेस्ट तक यू गो टू। हमने देखा कि कहते हैं द्वार कैसा हो। अब एक जनरल कंसेप्शन है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में पॉजिटिव ऊर्जाएं होती है, सकारात्मक शक्तियां होती हैं, और साउथ की तरफ में निगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो नॉर्थ का द्वार और ईस्ट का द्वार अच्छा होता है। ठीक है, अब ईस्ट का द्वार बोले तो कितने सारे आ गए, 9 पद आ गए आपके, जैसे मैंने आपको बताया सभी देवता के पद होते हैं। अब इन 9 पद में से कौन सा पद आपके लिए अच्छा है, तो डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए लाइफ में। नॉर्थ का एंट्रेंस भी अच्छा है, वेस्ट का भी अच्छा है, साउथ का भी अच्छा है। अब ईस्ट में जब आप एंट्रेंस बनाए, आपको अगर ईस्ट का रोड मिलता है, पूरब का डोर मिलता है, तो पूरब यहाँ पे रोड है आपका, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां से एंट्री करेंगे ईस्ट से आप। ये ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। अब ईस्ट में आपके 9 पद आते हैं, तो ऊपर के 2 पद को छोड़ दे और नीचे के 2 पद को छोड़ दे, और बीच के 5 पद में एंट्रेंस बनाना अच्छा बताया गया। ठीक है, E3 से E7 तक। अब कौन सा अच्छा, कौन सा बेस्ट? सबसे अच्छा होता है E5 का। सबसे अच्छा बोलने से एक्चुअल जो पूर्वमुखी घर बोलेंगे वो E5 को बोलेंगे। कहते हैं कि पूरब का घर होने से, पूरब का द्वार होने से यश और कीर्ति मिलती है, क्योंकि पूरब का दिशा होता है सूर्य की दिशा, तो सूर्य से यश और कीर्ति मिलती है आपको। तो पूर्व का द्वार मिला यश और कीर्ति का। अब आपका E3 में आ गया, E2 में आ गया, तो ये भी तो पूरब दिशा हुई ना, लेकिन यहाँ से यश और कीर्ति नहीं मिलेगी आप। इसीलिए कहते हैं कि हर जो दिखने वाली पीली चीज, हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती। तो पूरब का हर द्वार यश और कीर्ति नहीं देता आपको, पूरब का E5 का द्वार ही यश और कीर्ति देगा। अब पूरब के E4 में जाए, तो यहाँ पे होता है इंद्रदेव का द्वार।
इंद्र क्या है, देवताओं के राजा। E4 का एंट्रेंस आपको देता है राजयोग। E3 का एंट्रेंस आपको देता है विक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जय का घर है, जयेंद्र का। तो जय बोलने से विजय, आपकी विक्ट्री मिलती है, आपको जीत मिलती है। अब E5 के ऊपर जाएंगे तो उच्च का द्वार होगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो आप निगेटिविटी की तरफ आ रहे हैं E6 E7 में। तो आप E3 से E7 तक जहां भी घर बना सकते हैं। बेस्ट होगा E3 E4 E5। E6 E7 थोड़ा सा कम खराब होगा, ओके, कम अच्छा होगा, अच्छा होगा लेकिन कम अच्छा होगा। E1 E2 में भी घर बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ईस्ट का घर है, ईशान कोण है, ईस्ट का घर है, देवताओं की एनर्जी आनी है, तो यहाँ पे आप पैर ना रखें, मतलब द्वार ना बनाए, लेकिन खिड़कियां जरूर बनाएं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ सके, लेकिन आपका पैर ना पड़े। आप वास्तु पुरुष के सिर में पैर रखकर घर में एंटर ना करें। इसलिए ये कॉर्नर को, दो दो पद को आपको खाली छोड़ना है, नॉर्थ में और ईस्ट में। लेकिन विंडोज जरूर बनाने हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री आपको चाहिए चाहिए यहाँ से। अब बात करते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में भी सिमिलरली ईस्ट जैसे 5 पद अच्छे होते हैं। अब हम देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जो ग्रीन टिक से पॉजिटिव एंट्रेंस है, रेड क्रॉस है, वो निगेटिव एंट्रेंस है। ईस्ट और नॉर्थ में 55% आपका जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, और 45% निगेटिव होता है। और जो निगेटिव है वो भी इतना निगेटिव नहीं है, इट इज ओके। आप E1 E2 में भी डोर बना सकते हैं, N8 N9 में भी बना सकते हैं। ये इतना बुरा नहीं करेगा, ठीक ही करेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पूर्व मुखी और उत्तर मुखी जब आप घर लेते हो, तो वो द्वार, अच्छे द्वार आपको मिलते हैं। अब वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट में 4 पद अच्छे बताए गए हैं और 5 पद खराब बताए गए, ठीक है। इस केस में क्या होगा आपको, जो वेस्ट की डायरेक्शन में 45% अच्छा है, 55% बुरा है, इसलिए वेस्ट भी ठीक है। अब बात करते हैं साउथ, वेरी क्रिटिकल। दक्षिण दिशा में हमने बताई दानवों की एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे, ये S3 को आप S4 कर लीजिए, सॉरी S4 होगा ये। ये S4 है, और ये भी S4 नहीं है, S5 है ये। तो जब आप अग्नि से काउंट करते हैं, साउथ ईस्ट से काउंट करके साउथ वेस्ट की तरफ जाते, तो पहला पद छोड़ दे, दूसरा पद छोड़ दे, तीसरा और चौथा पद अच्छा है द्वार बनाने के लिए। और अगर आपको ये द्वार छोटा पड़ता है, सपोज आपका फेसाड कम है और छोटा पड़ता है ये द्वार, तो आप S4 से S3 की तरफ जाएं, S3 से S2 की तरफ जाएं, लेकिन S1 के आधे हिस्से तक आप जा सकते हैं। S5 की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। यहाँ से आपकी पूरी निगेटिविटी शुरू होती है, S5 से। यहाँ से इधर से एंट्रेंस बनाना इज स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड। ये इसलिए अब देख रहे हैं आप, दक्षिण दिशा में आपको सिर्फ 2 ही पद अच्छे मिलते हैं द्वार बनाने के। अब एज ए लेमैन कोई घर खरीदता है तो उसे इतना डिटेल नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, दक्षिण में मकान ले लेगा, और हो सकता है पॉसिबली S5 S6 में द्वार बना ले, तो फिर दिक्कतें आती है। लेकिन अगर दक्षिण में वो S4 में द्वार बनाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत पावर और फेम देता है आपको, और ये पॉजिटिव एंट्रेंस है। तो दक्षिण दिशा में सिर्फ 10% का जो पद है वो अच्छा है, इसीलिए लोग इससे डरते हैं कि कैसे बनाए, क्योंकि अगर आप S5 S6 में एंट्रेंस बनाते हो तो ये आपको निगेटिव इफेक्ट देता है। तो ये बात हुई आपके, क्योंकि एंट्रेंस बनाओगे तो आप द्वार पे तो नहीं सोओगे ना, और वहां से फिर ऊर्जाएं अंदर आएंगी तो ये दिक्कत करेंगी। इस तरह से एंट्रेंस को देखा जाता है। और ये जो भ्रांति, जो मिसकंसेप्शन है ना कि साउथ का एंट्रेंस खराब करता है, साउथ में खराब नहीं होता। S4 का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, इक्विवेलेंट टू E4 एंड E5। लेकिन अगर आप S5 और S6 में आ जाते हो तो वो फिर खराब हो जाता है। जितने इधर आते जाओगे, S5 S6 S7 S8 S9 इज द वर्स्ट कंडीशन। ये जो कॉर्नर है आपका, ये सबसे खराब डायरेक्शन है। आप धीरे धीरे सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये जो साउथ वेस्ट का एंट्री है, तो ये हो गई आपकी एंट्रेंस। और एंट्रेंस के लिए मैंने शुरू में बताया कि देव विथि और मनुष्य विथि में, मतलब ये जो ब्लू वाला जोन दिख रहा है, यहाँ पे एंट्रेंस बनाए, ब्रह्म में ना बनाए और पिशाच भूमि में ना बनाए। साउथ ईस्ट का द्वार क्या देता है? नॉर्थ ईस्ट का द्वार तो बहुत स्पिरिचुअलिज्म देगा लोगों को,
वेस्ट का जो एंट्रेंस बनाएंगे तो वेस्ट के एंट्रेंस में क्या है, शनि की दिशा है, तो यहाँ पे वो लोग अपना घर ना लें, पश्चिम मुखी घर, जो लोग सरकारी नौकरी में है, क्योंकि शनि को ईमानदारी पसंद है, और जो सरकारी नौकरी में और पुलिस में होते हैं वो लोग यूजुअली ब्राइबरी के केस में फंसते हैं, कहीं ना कहीं से उनको अंडर द टेबल पैसे लेने पड़ते हैं, और ऐसे पैसे शनि को पसंद नहीं है, तो वो चीज खराब हो। इसलिए अगर वेस्ट का डायरेक्शन का घर वो ही लोग ले जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और वेस्ट का डायरेक्शन जो है ना वो एक स्लोनेस देता है, एक डिसिप्लिन देता है, जिनको जो लोग पश्चिम मुखी द्वार में, पश्चिम के द्वार वाले घर में रहते हैं, उन्हें अपने घर में डिसिप्लिन और नीति नियम मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो शनि उल्टे नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। E5 में आपको यश और कीर्ति मिलती है, N5 में आपको पैसा बहुत मिलता है, हर तरह की ईएमआई की लाइबिलिटी लेती है नॉर्थ की डायरेक्शन। N5 N6 की जो डायरेक्शन है आपको, N4 N3 N5 तीनों की डायरेक्शन, आप जितनी भी ईएमआई लेंगे, जितनी भी लोन लेंगे, आपको कभी आप स्टक नहीं होंगे उसमें, उसकी लाइबिलिटी लेता है आपके नॉर्थ का एंट्रेंस। तो नॉर्थ है पैसा, ईस्ट है यश और कीर्ति, वेस्ट है नीति और नियम और डिसिप्लिन, और साउथ है पावर और फेम, लेकिन वो सही दिशा में सही पद में हो तो बात करें, ठीक है। तो जब भी एंट्रेंस की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम पदों की बात करेंगे कि पूरी तरह से ये पद पे ही डिपेंड करता है। ये इस तरह से एंट्रेंस को देखेंगे, और फिर इसके बाद हम और डिटेल में सभी के बारे में बात करेंगे, हर पद में कैसा रिजल्ट मिलता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या रेमेडीज करके आप इस तक पहुंच सकते हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ये बात हुई एंट्रेंस की, और बाकी मेरे तरफ से आज की इसमें इतना। अब मैं थोड़े से डाउट्स ले लेती हूँ, या कोर्स कंटेंट शेयर कर दे प्राची मैम, पहले कोर्स कंटेंट शेयर कर दें। चलिए मैं कोर्स कंटेंट पे जाती हूँ, देन वी विल डिस्कस सम डाउट्स, एंड देन मैं आपको दूंगी लास्ट में दो रेमेडीज स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। जो ये कोर्स आ रहा है हमारा, देखिए इसमें क्या क्या कवर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्चुअल चीजें बताई हैं थोड़ी सी, वास्तु कैसे काम करता है, वैदिक वास्तु डीप में हम पढ़ेंगे वास्तु क्या है, मास्टर साइंस है, माइथोलॉजिकल स्टोरी भी देखा हमने, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स देखेंगे, 5 एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, एनिमी प्लैनेट्स, उनके साइकिल और वो कैसे काम करते हैं, 5 एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या होता है जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये बहुत स्पेशल टॉपिक होगा, बहुत अच्छा। अंडरस्टैंडिंग द 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शन, उनके एट्रीब्यूट्स, गॉड्स, डूज एंड डोंट्स, किन डायरेक्शंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हाउ टू प्लॉट ब्रह्म स्थान। अब ये बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि अब आपको रेक्टेंगल तो मिलेगा नहीं कोई भी प्लॉट, आपको स्क्वायर मिलेगा, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, कुछ कट्स मिलेंगे, कुछ एंगल्स निकले हुए मिलेंगे, तो उनका ब्रह्म स्थान सेंटर एग्जैक्ट कैसे निकाले, और इन 8 डायरेक्शंस को कैसे प्लॉट करें, और उसमें फिर वास्तु पुरुष को कैसे बैठाएं, वास्तु पुरुष मंडला को कैसे उसमें फिट करें, और डायरेक्शन और फेसिंग कैसे देखें हाउस की। फेसिंग में मैं एक छोटी सी बात बताऊं, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो वो फेसिंग दे लेते हैं, ये रॉन्ग है। जब आप घर के बाहर निकलें, घर के बाहर निकलते तो जिस दिशा को फेस करते हैं वो आपके घर की फेसिंग है, आपको अपनी फेसिंग नहीं देखनी, आपको घर की फेसिंग देखनी है, तो बाहर निकलते समय जिस दिशा की तरफ आप फेस करते हैं वो आपके घर की फेसिंग होती है। फिर पावरफुल जोन्स को समझेंगे, पावरफुल जोन्स को समझने से क्या होगा, जब आपके पास वहां पे कुछ बनाने का ऑप्शन नहीं है रिकमेंडेड प्लेस पे, तो आप दूसरा कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये चूज करने में आपको इजी आपको मिलेगा। फिर वास्तु के मिसिंग जोन्स, कट्स का क्या उपाय करें, एक्सटेंशंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, बेडरूम का वास्तु कैसा हो, बेडरूम में हम हर तरह का बेडरूम पढ़ेंगे, लड़के का, लड़की का, पढ़ने वाले बच्चे का, शादी के लिए लड़की का, पेरेंट्स का, न्यूली मैरिड कपल्स का, मैरिड कपल्स का, बच्चों का, मुखिया का, बेडरूम कहाँ हो, कैसा हो, और ये कॉम्बिनेशन हो तो कैसा हो, बेड की पोजीशन क्या हो, ये सारा डिटेल में समझेंगे हम। देन वास्तु फॉर किचन, किचन भी पढ़ेंगे डिटेल में, टॉयलेट कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में। वास्तु फॉर वाटर बॉडीज, पानी टंकी 3 तरह की होती है वाटर सोर्स, या तो ओवरहेड टैंक होता है, या अंडरग्राउंड टैंक होता है, या आपके जो ग्राउंड लेवल पे टैंक्स बनाते हैं वो भी होते हैं।
इन पे बात करेंगे। वास्तु फॉर स्टोर रूम, स्टेयर केस, जिनके बंगलो होते हैं वहां पे लिविंग रूम कैसा हो, सर्वेंट्स का रूम कैसा हो, बड़ा लिविंग रूम डबल हाइट डुप्लेक्स होता है वो कैसा हो, सेप्टिक टैंक कैसा हो, स्लोप कैसा हो घर का, उसके बाद बेसमेंट होती है, बालकनीज होती है, कार पोर्च होती है, इन सब का वास्तु कैसा होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे कि और इसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे बड़ी बात, मैं लॉजिक पे ज्यादा जाती हूँ रादर देन स्टेटमेंट्स। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि ये यहाँ पे है तो क्यों है, यहाँ पे होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड द रेमेडीज ऑल्सो। लॉजिक समझे तो चीजें ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। घर का मेन एंट्रेंस कैसा हो, देखिए घर में दो एंट्रेंस होता है, एक जो हम अपने घर के अंदर घुसते हैं वो, और एक जो घर के बाहर होते हैं वो। हाउ शुड बी द मेन गेट, देखिए मेन गेट एक लोहे वाला जो गेट घर के अंदर आते हैं, और एक मेन एंट्रेंस जिससे एक्चुअल बिल्टअप एरिया में हम जाते हैं। मिरर वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाटर एलिमेंट को क्रिएट करता है, जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन बताते हैं। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है घरों में देखना। आप पाएंगे कि जो पुराने जमाने में लोगों ने जो शीश महल बनाए, उनके घर खानदान डूबते चले गए, तो मिरर का भी कैसे प्रॉपर यूज करें वो समझेंगे। तिजोरियां, कैश कई तरह के होते हैं। कैश, आप एक कैश होता है जिसमें आप रोज के खर्चे रखते हैं, मंथली एक्सपेंसेस। एक कैश होता है जिसमें आप लेडीज लोग अपने बचत के पैसे रखती है छुपा कर, जो बचा कर। एक कैश हो, एक तिजोरी होती है, एक सेफ होता है जिसमें हम आपकी ज्वेलरीज रखते हैं, और जो दिवाली पूजा के दिन हम जो ट्रेजर निकालते हैं, लक्ष्मी की चीजें वो सब रखते हैं। तो कौन सा कैश कहाँ पे कैसे रखें, उस पर बात करेंगे। वास्तु फॉर प्लांट्स होगा, स्टडी टेबल होगा, पूजा और मंदिर की बात करेंगे, शू रैक, बेड पोजीशंस, और बहुत सी चीजें जो छूट गई होंगी वो भी इंक्लूडेड है, आप समझ लीजिए। घर की एक एक चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स कहाँ लगाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेच्यूज कहाँ लगाएं। किचन के कॉम्बिनेशन, जैसे आपके साउथ ईस्ट में किचन है तो, और नॉर्थ ईस्ट में डोर आ गया, साउथ ईस्ट में किचन है और नॉर्थ वेस्ट में डोर आ गया, तो क्या सीन होगा, है ना। साउथ वेस्ट में किचन है, उसके साथ साउथ ईस्ट में बेडरूम आ गया, साउथ ईस्ट में किचन है, उसके साथ नॉर्थ का बेडरूम आ गया। तो ये कॉम्बिनेशंस को हम समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वास्तु, जो एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन कैसे करें इन कॉम्बिनेशंस पे, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये भी समझेंगे। ये एप्लीकेशन तो शायद कोई बताता नहीं, कहीं है नहीं ये कंटेंट में कहीं भी। इट्स वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड द वास्तु एक्चुअली। नेक्स्ट आएंगे हम एप्लीकेशन में, वास्तु के इन्हीं एट्रीब्यूट्स को जो भी हम अब तक पढ़ेंगे सभी डायरेक्शंस को, उसको कैसे अप्लाई करें फॉर चाइल्ड बर्थ, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको कैसे अप्लाई करें। मतलब रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं और आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वास्तु फॉर बिजनेस ग्रोथ, वास्तु फॉर मैरिज, शादी हो रही है नहीं हो रही तो कैसे देखें। एक्सेस ऑफ आइसोलेशन और इफेक्ट ऑफ लेवल डिफरेंसेस, हम जैसे क्या होते हैं, कभी जमीन में नीचे लिविंग रूम एक एक स्टेप डाउन बना देते, बेडरूम एक स्टेप अप बना देते, तो उनका क्या रिजल्ट मिलता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ में, वो देखेंगे। वास्तु फॉर डिजीज, बीमारियां कैसे आती कहाँ से आती वो डिजीजेस देखेंगे। इसी बीच मैं आपको 16 जोन्स के बारे में भी बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा एट्रीब्यूट्स, क्योंकि डिजीजेस वगैरह देखनी होंगी तो जोन्स को देखना इंपॉर्टेंट है ना। एक एक जोन एक एक आपके बॉडी पार्ट को रिलेट करता है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद ये तो आप फ्लैट और मकान पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब जब आप प्लॉट खरीद के घर बना रहे हैं, है ना, जो मेट्रोज में नहीं रहते दूसरी जगह रहते हैं जहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, और प्लॉट खरीद के आप घर बना रहे हैं, तो प्लॉट का चॉइस कैसे करें। वास्तु बिफोर कंस्ट्रक्शन कहना चाहिए आपको, कि प्लॉट की चॉइस कैसे करें, प्लॉट की लैंड एनर्जी कैसे टेस्ट करें, सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट, स्लोप कैसा हो, 10 टाइप्स ऑफ प्लॉट के स्लोप्स क्या होते हैं, और रोड जंक्शंस, कैसे रोड होना चाहिए तो आपका प्लॉट अच्छा काम करता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर ओरिएंटेशन ऑफ प्लॉट, कंपेटेबिलिटी ऑफ प्लॉट, कंपेटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर भूमि हर किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं देती, ये मकान मुझे फलेगा ये मकान मुझे नहीं फलेगा, ये भी होता है। और जिस भूमि में सबसे ज्यादा दोष होता है, जो भूमि दोष निवारण पढ़ेंगे, उसको हम अपने जमीन को अपने कंपेटेबल बनाएंगे। और कई बार आपने देखा होगा, किसी जमीन में कोई शॉप बनती है, वहां पे बहुत से शॉप्स बदलती जाती, लेकिन कोई भी शॉप में फलित नहीं होता वो चीज, है ना। तो ऐसे केस में उसको कैसे समझे, क्योंकि भूमि में दोष होता है ना, यही वास्तु है कि भूमि से वास्तु आता है, तो उस जमीन में ही दोष होता है, उस जमीन की क्वालिटी ऐसी होती कि वहां पे कोई भी बिजनेस फलता फूलता नहीं है, वो शापित भूमि होती है। इसलिए भूमि का
चीज समझना और भूमि दोष निवारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर प्रोसेस क्या होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो बताऊंगी उसमें मैं साथ साथ रेमेडीज भी कवर करती जाऊंगी अगर कहीं पे दोष है तो, और सम जनरल रेमेडीज फॉर पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ। हाउ टू मेक द एंट्रेंस पॉजिटिव एंड लकी फॉर यू। एंट्रेंस एज पर प्रोफेशन, कैसा प्रोफेशन हो तो कैसा एंट्रेंस होना चाहिए, 9 पदों में से कहाँ होना चाहिए। अब ये एंट्रेंस आपकी कुंडली से सूट करती है कि नहीं करती ये भी समझेंगे। हाउ टू डिकोड द प्रॉब्लम, अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप प्रॉब्लम्स डिकोड करना सीखेंगे और स्वयं उसकी रेमेडीज फाइंड आउट करेंगे। ओके, दिस इज अबाउट द कोर्स कंटेंट जो मैं इस कोर्स में कवर करने वाली हूँ। ओके, और आपको कोर्स में मिलेगा। यस। यस मैम, प्राची मैम, ओवर टू यू। ओके, सो कोर्स में यू विल गेट। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके। सो सारा ही कंटेंट मैम ने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि ये पूरा सर्टिफाइड कोर्स है और बड़ा कोर्स है। इट इज़ 24 to 25 क्लासेस अराउंड, बहुत सारी क्लासेस इसमें होने वाली हैं। सो सारी ही क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जूम पे लाइव होंगी, जैसे कि अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्लासेस के बाद उसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप एंड एप्लीकेशन दोनों ही जगह पे शेयर किए जाएंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसके सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैम ने आपको बताया ये सर्टिफाइड कोर्स है। सो यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है, दी सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, इनको आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं आगे। एंड व्हाट्सएप सपोर्ट विल बी देयर। कोर्स खत्म होने के बाद भी हमारा ग्रुप ओपन रहता है। अगर आप लोग हमारे साथ पहले भी किसी कोर्स में कनेक्टेड हैं तो आपको पता है कि हमारे ग्रुप्स बंद नहीं होते। कोई भी डाउट आपको क्लास खत्म होने के बाद भी है तो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको टीम से रिप्लाई जरूर आता है। ग्रुप में अपर्णा मैम और मैं दोनों ही रहते हैं, तो आपको आपके कोई भी डाउट है, चाहे टेक्निकल इश्यूज है, कॉन्सेप्चुअल इशू हो, डाउट्स आपको के रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। साथ ही में एक बार कोर्स की बाकी डिटेल्स जान लेते हैं, कब शुरू हो रहा है, क्या फीस है, कैसे पेमेंट कर सकते हैं। सो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। यस, कल यानी कि 18 दिसंबर से ये बैच शुरू हो जाएगा एंड इट इज एक्सक्लूसिव सर्टिफाइड कोर्स। मैम, एक बार आप सभी को फीस स्ट्रक्चर एक बार शो कर दीजिए। सो द फुल कोर्स ऑफ द फीस इज 7,000 रुपीज। तो जो इसका कोर्स फीस है दैट वाज 11,000, ठीक है। 11,000 फीस थी, बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग दिस कोर्स, तो इसीलिए हमने इसको एट 7,000 रुपीज पे लॉन्च रखा है, विच इज द लॉन्च प्राइस। सो नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट बैच से इट विल बी 11,000 अगेन। एंड द क्लास डेज विल बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो कल वेडनेसडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, देन फ्राइडे, देन अगले मंडे। एंड यस, क्रिसमस और न्यू ईयर के ऑब्वियसली हॉलीडे रहेगी। सो डोंट वरी कि मैम फेस्टिव टाइम है या फिर छुट्टी का टाइम है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है और एनी रीजन है, तो न्यू ईयर, क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं उनका ऑफ रहता है। देन क्लास का टाइम इस 7 PM, शाम को 7 बजे हम लोग जूम पे कनेक्ट करेंगे। आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी मीडियम से पे कर सकते हैं। और जिस भी पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया था, तो आपको पता होगा मैंने बोला था कि इस वाले कोर्स में वी आर ओनली टेकिंग 30 रजिस्ट्रेशन। सो सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स इस कोर्स के लिए अवेलेबल हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी 60 to 70% फीस ऑलरेडी फिल हो चुकी है। सो ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर किसी को, जैसे आई नो कल क्लास शुरू हो रही है, तो आज की क्लास तो बहुत डिमांड पे रखी गई थी, आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस 1100 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड बाय नेक्स्ट वीक, यस, बिफोर क्रिसमस, बाय नेक्स्ट वीक आप लोग बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं। सो इसकी रजिस्ट्रेशन आप लोग आज कर लीजिएगा, कल शुरू हो जाएगा शाम को 7 बजे। नहीं, इसका कोई भी एडवांस कोर्स नहीं है, ये पूरा ही बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ये फुल सर्टिफाइड कोर्स है एंड एक्सक्लूसिव कोर्स है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बेसिक टू एडवांस, प्रोफेशनल आप बोलें,
तो इसके बाद आपको वैदिक वास्तु दोबारा सीखने की नीड नहीं है। ये आपका पूरा ही कोर्स यहाँ पे कवर किया जाएगा। सो वी हैव ओनली फ्यू सीट्स लेफ्ट। रजिस्ट्रेशन आप लोग इसमें फटाफट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, और जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट अपने जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड किसी के कोई भी डाउट है, सो आई गेस मैम वी आर मूविंग ऑन टू द डाउट्स। Sure. ओके। जिनके डाउट्स है वीडियोस ऑन करने प्लीज। जिनके भी डाउट्स हैं प्लीज अपने वीडियोस भी साथ में ऑन रखें, सो दैट हमारे लिए इजी रहेगा आपको अनम्यूट हुआ एक्सेस देना। यस, यस सर, प्लीज अपना डाउट पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैम ये जो वास्तु की है, ये अगर हमारे प्लॉट के मुताबिक ये साइज काटते हैं ना, जो भी कौन सा डायरेक्शन में क्या है। हाँ जी सर। अगर वो प्लॉट बड़ा है तो हाँ, उसमें अगर हम कैसे डायरेक्शन मतलब घर बनाएंगे, इसके बाद अगर प्लॉट बड़ा है मतलब? ज्यादा बड़ा है प्लॉट, इसके ऊपर कैसे बनता है घर। तो सर आपको जितने हिस्से में बनाना है उतने हिस्से में बनाएंगे, और उतने का फिर आप डायरेक्शन लेंगे बिल्टअप एरिया का। अगर वो प्लॉट से फिर कुछ सेल हो गया तो इसका तो वास्तु फिर बिगड़ जाएगा। नहीं, तो जैसे आपका सपोज इतना बड़ा प्लॉट है, आप एक कोने में बनाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके साउथ डायरेक्शन में आप अपना घर बनाए, कि साउथ में पावर होता है ना, तो अपना आधिपत्य वहां पे रखें, और जो सेल करे वो नॉर्थ वाले डायरेक्शन का सेल करते हैं, और कुछ ओके पार्ट उसका मैम। सेल करना है। ओके मैम, लेकिन अगर घर बनाने के बाद प्लॉट से कुछ साइड सेल हुआ तो वास्तु बिगड़ नहीं जाएगा। नहीं, आपको अपना वो प्लान करके आपको अपना बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा सर। पहले अपनी बाउंड्री डिफाइन करेंगे, उसके बाहर की चीजें आप सेल करेंगे तो आपको वो हैम्पर नहीं करेगा, आपकी बाउंड्री के अंदर रहेगा, उसको हैम्पर करेगा। ओके मैम, आप थैंक यू। आपकी लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी आप। यस मैम, टाइमिंग 7 PM। नेक्स्ट। नो मोर क्वेरीज। अब मैम आई गेस सभी का जो है फाउंडेशन कोर्स में डाउट्स का सारे ही काफी क्लियर हाँ हो गए थे। तो हाँ। किसी की कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ। यस मैम। यस मैम, गुड हाँ, हेलो इवनिंग। मैम। हाँ हाँ मैम। हाँ जी मैम। हाँ, बोलिए मैम। मैम ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला कि साउथ वेस्ट में मतलब टॉयलेट नहीं होना चाहिए ना। हाँ। तो टॉयलेट जैसे टॉयलेट कहते हैं ना, डिस्पोजल का जोन भी होता है वो, तो उसमें चीजें डिस्पोज ऑफ होती तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो भी बोलते हैं लोग। मैंने दो चीजें बोली मैडम, डिस्पोजल एक अलग चीज है, और जो साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का पिट या गड्ढा नहीं होना। वहां पे आप खड़े कैसे होगे ना टॉयलेट में दिन भर, और वहां पे कोई सोएगा नहीं, टॉयलेट रहेगा तो वेकेंट रहेगा रात को वो नहीं, टॉयलेट। जैसे बेडरूम है, अब उससे अटैच एक टॉयलेट है बिल्कुल कॉर्नर में ही, तो फिर उसको बेडरूम के बिल्कुल कोने में, साउथ वेस्ट में आ रहा है एग्जैक्ट। और उनके यहाँ पे क्या है कि घर में सारी महिलाएं बीमार रहती हैं। रीजन है ना मैडम, अभी आपने रीजन भी बता दिया और उसका रिजल्ट भी बता दिया। दिख रहा है तो वो अच्छा। इसका रिजल्ट, हाँ वही है, उसको हटाना ही पड़ेगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट इज नॉट परमिसिबल। और उसको यूज ना करें, वैसे ही पड़ा रहने तो। तो उसको पिट को बंद करो, उसको खोल दो टॉयलेट को, मतलब उसको पूरा टॉयलेट जैसा लगना ही नहीं चाहिए ना, उसको बंद कर दीजिए उस गड्ढे को, वहां से ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा शिफ्ट कर दें जी। साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट और अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है, वो आपको बंद करना ही पड़ता हम्म। है। नेक्स्ट। ठीक। ओके, यस मैम। थैंक यू। मिस्टर गर्ग। गर्ग मैम, फीमेल और मेल आई डोंट नो। मैम इसमें मेरे को भी टॉयलेट का ही वो था, क्वेरी थी हाँ कि ईस्ट में और पूरा नॉर्थ में मतलब एक हाउस के एंड में ईस्ट है तो उधर नॉर्थ है, उसमें टॉयलेट है बिल्कुल एंड पे, तो क्या करना पड़ेगा मतलब। और नॉर्थ
देखिए वहां पे कैसा आजकल तो अटैच टॉयलेट बना देना तो WC भी आ जाता है और बेदिंग एरिया भी आ जाता है। अगर शावर एरिया हाँ बेदिंग एरिया है तो वो नुकसान नहीं करेगा मैं, लेकिन अगर WC का ड्रेनेज है, WC का होल है, तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, मैंने बताया पैसों का, गेम्स का, अपॉर्चुनिटीज का, है ना, तो हाँ अपॉर्चुनिटीज ड्रेन होती जाएंगी। मतलब कोई बच्चा अगर नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है तो नौकरी के चांसेस नहीं मिलेंगे, मौके नहीं मिलेंगे जीतने के अवसर, ये दिक्कत आती है। तो उसमें कुछ टेपिंग और वायर की रेमेडीज करते हैं मैडम ना। अभी तो टेपिंग फिलहाल कैसे होती ग्रीन कलर का टेप लगा सकते हैं नॉर्थ के टॉयलेट में, और दूसरा आप वहां पे एक सी सॉल्ट रख दीजिए बाउल में, उसको वीकली चेंज करते रहिए, वो एक रेमेडी होगी। दी ओके। एंड ईस्ट का मैम, ईस्ट में है तो ईस्ट में भी सेम रेमेडी में, वहां पे भी ग्रीन या ब्लू टेप दोनों लगा सकते हैं। ओके। एक्चुअली टेप वो का पता नहीं कलर चलता ही ईस्ट, ईस्ट और क्योंकि अभी विंटर आ रही है तो ईस्ट की जगह चेंज, सन की राइजिंग चेंज हो गई है और तो फिर मुझे जब लग जब WC को देते हैं ना मैडम, तो फिर थोड़ा सा टॉयलेट की पोजीशन टेंटेटिव ये बनाते हैं, लेकिन WC के लिए फिर हमको थोड़ा और डिटेल में ग्रेडिंग करनी पड़ती है, जो 16 जोन्स में बताऊंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप टेपिंग करके उसकी रेमेडी कर सकते हैं कलर टेप से। और उसको यूज ना करें तो कुछ बेटर रहेगा यूज बिकॉज नहीं हेल्थ करें तो फिर इश्यूज। बंद करके रखें, फिर खुला ना रखें, फिर टोटली हाँ बंद कर दें अगर यूज नहीं करना है ना। फिर ईस्ट वाला जैसे तो बंद किया। टॉयलेट को बंद करने का क्या बताते हैं कि उसको आप बंद करो, क्लोज करो, फिर वहां पे पानी डाल के 1 हफ्ता साफ करो, गौमूत्र से उसका छिड़काव करो, वो सब करके फिर ओ वो क्लीन होता है। वो ऐसे ही छोड़ देने से तो फिर तो वो निगेटिविटी और बढ़ती जाएगी ना ना, अनयूज भी सिर्फ रहेगा तो बंद भी करके नहीं निगेटिविटी बढ़ेगी। जी। ओके। यस सर। नेक्स्ट। यस सर। यस सर। मैम हाँ बोलिए सर। देवदास फील्ड भी सब करेंगे ना? देवदास फील्ड, हाँ जी सर। देवदास फील्ड भी सब करेंगे ना? 32 देवदास। देवता 45 देवता का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी सर, इंट्रोडक्शन रहेगा, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड रेमेडीज है वो एक एडवांस पार्ट होगा। बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ने के बाद देवता तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, मैपिंग कैसे करेंगे? मैपिंग मतलब पता कैसे चलेगा कि यही साउथ ईस्ट यही? बताऊंगी ना सर, मैं मैपिंग का भी क्लास में बताऊंगी इसका डायरेक्शन मैप कैसे करना है, डिग्री के हिसाब से कैसे चेंज होता है, 0 डिग्री है तो क्या है, टिल्टेड है तो कैसे प्लॉट करना है उसको, पूरी एक क्लास होगी। ब्रह्मस्थान प्लॉट करना, आपका प्लॉट आड़ा टेढ़ा उसको रेक्टेंगल कैसे करना, फिर सेंटर के 2-3 मेथड सेंटर निकालने के, और प्लस पूरी ग्रिडिंग 8 जोन कैसे ग्रिड करते हैं, दैट आई विल टेल यू। फ्लैट का भी उसमें मतलब पता चल जाएगा? हाँ, फ्लैट फ्लैट का सब पूरा कट एक्सटेंशन सब निकलेगा। मतलब एक ओके प्रोफेशनल मैम। कोर्स ही होगा, प्रोफेशनली स्टार्ट कर पाएंगे अपना इसमें काम अगर करना चाहते हैं तो, है ना। ओके बाकी मैम। तो ऐसे साइंसेस का नेवर एंडिंग होता है सर, सीखते जाओ जितना। वो बात नहीं। थैंक यू सर। वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। यस मैम। और सविता मैम, योर क्वेश्चन इज ओवर। नो नो, मेरे को पूछना था आपसे कि ये अगर एंट्रेंस का आप बोल रहे थे ना, डोर का मेन एंट्रेंस, तो वो अंदर से हमको देखना है या बाहर से देखना है? देखना कि बाहर खड़े होके हमको देखना है कि कौन सा साउथ वेस्ट है या ये है, या फिर अंदर आप से देखना है? आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप एंट्रेंस की फेसिंग बोल रहे हैं आप ना। हाँ, एंट्रेंस, मेन डोर का एंट्रेंस की बोल रही हूँ आप मैं। तो घर का मेन एंट्रेंस में आप बाहर जा रहे हैं कहीं, तो बाहर जा रहे हैं तो देखिए अगर सामने सनराइज हो रहा है तो आपके घर ईस्ट फेसिंग है, और अगर सामने ओके सनसेट होता है तो वो वेस्ट फेसिंग। ओके ओके, उस तरह से। हाँ अच्छा, अगर बाई चांस ये साउथ ईस्ट होगा तो आपने जैसे बताया था ना कि S1 S2 S3 ऐसे से बताया था हाँ ना हाँ अभी आपने, हाँ हाँ हाँ। तो वो हमारे कंपास पे ये नॉर्मल आदमी के लिए ना, तो वो हम लोग कैसे देखें कि बिकॉज डिग्रीज पे दिखता है ना कंपास, तो विच इज दैट सेंटर वन विच इज सुटेबल फॉर अस, वो कैसे मालूम पड़े? एज अ लेमैन कोर्स तो करेंगे बट एटलीस्ट लेमैन से कैसे सोचे? इनसे कैसे होगा मैम, पहले आपको घर के अंदर टेंटेटिव सेंटर, घर का टेंटेटिव सेंटर तो समझ में आ जाएगा। टेंटेटिव सेंटर ओके में आपको रुकना है, कंपास पकड़ के खड़े होना है, ठीक है। ओके ओके Then you will get north and south, east and west. Then you will ओके get the entrance का डायरेक्शन। तो एंट्रेंस का ओके डायरेक्शन एक चीज होगा और फेसिंग दूसरी चीज होगी। फेसिंग आप बाहर ओके, निकलते हुए देखोगे और डायरेक्शन आप कंपास से देखोगे। करेक्ट। यानी कि कोई भी अगर हम, आप बोलते हैं कि आपने जैसे बोला कि नॉर्थ और ईस्ट वाला फेसिंग अच्छा है, यानी कि घर के अंदर से वो वहां पे फेस करेंगे तो वो वाला हाँ डायरेक्शन होना चाहिए ना, नॉर्थ एंड ईस्ट? हाँ हाँ। ओके, या पॉसिबल ये है समझ कि गए। आपका साउथ ईस्ट जोन में एंट्रेंस हो, लेकिन आप हाँ, ईस्ट से बाहर निकल रहे हो, साउथ से बाहर निकल रहे हो। करेक्ट साउथ ईस्ट करेक्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस होगी, लेकिन हो सकता है आप साउथ की तरफ फेस करके बाहर निकल रहे हो, या हो सकता है ईस्ट की तरफ फेस करके बाहर निकल रहे हो। करेक्ट करेक्ट। दैट इज फेसिंग एंड दिस इज डायरेक्शन। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू।
यस निशी जी। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। मैम, आपने अभी जब कोर्स कंटेंट्स बताए थे तब उसमें ये बताया था कि अगर किसी घर में साउथ साइड नीचे है, जैसे ड्राइंग रूम नीचे है और स्टेप करके कोई रूम आ गया या बेडरूम आ हाँ गया, तो हाँ उसे तो हम ठीक नहीं कर सकेंगे ना मैम, क्योंकि वो तो हम तोड़ नहीं सकेंगे। तो हाँ मैम, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, उसका सिर्फ प्रेडिक्शन है। उससे फिर कैसे कुछ चीजें आर्टिफिशियली या सिंबॉलिक हाइट रख के उधर पे उस हाइट को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे बोलते हैं तो साउथ वो वेस्ट हम हुआ होना सीखेंगे इस चाहिए। कोर्स में। हाँ जी मैम। हम उससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे क्योंकि मेरा घर हम ऐसे ही है। हाँ नहीं मैम, वो रिलेटेड पूरा बताऊंगी ना, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, रेमेडी है या फिर कुछ प्रिकॉशंस है या कुछ चेंजेस है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू। होप मैं क्लियर हूँ। अब मैं आती हूँ आप लोग के, और किसी का क्वेश्चन है? जो मैं, जैसा मैंने बोला था, दो आप लोगों को बहुत अच्छी रेमेडीज देती हूँ, जनरल रेमेडीज विच एनीबडी कैन डू एंड एवरीबडी शुड डू, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को वास्तु पुरुष की एक स्टोरी बताई ना। वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ था? भूख से, है ना, खाने के लिए वो पैदा हुआ था, और उसको सिर्फ उसकी आखिरी तक जो प्रॉब्लम थी, खाने की वजह से ही उसे पनिशमेंट मिला, उसकी भूख की वजह से। और जब वो सभी देवी देवताओं ने उन्हें शिव जी के पास लेकर गए, सभी देवता, तो शिव जी ने क्या बोला उनको, इसको शांत करने के लिए आप लोग क्या करो, जिसके भी सबके घर में खाना बनता है, ये वास्तु पुरुष भूखा है, तो सब लोग इसे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना ला कर दो। तो सबने उसे खाना खिलाया, तब वो शांत हुआ। ओके, तो यहीं से सबसे मास्टर रेमेडी निकलती वास्तु की। आप 100 रेमेडी करो, लेकिन एक ही रेमेडी के बिना वास्तु की हर रेमेडी अधूरी है। आपको वास्तु पुरुष को सबसे पहले शांत करना है, वास्तु पुरुष को खाना खिलाना है। तो क्या करें आप, जब भी घर के सारे मेंबर्स खाना खाने बैठे, तो आप डाइनिंग टेबल में जब बैठे, तो एक प्लेट लें, और उस प्लेट में वास्तु पुरुष के नाम से सब लोग अपनी अपनी प्लेट से एक एक बाइट निकाल खाना, मन में संकल्प करें ये वास्तु पुरुष के लिए खाना है, और उस प्लेट को रख दें अपने खाना खाते तक एक जगह में संभाल कर। और फिर उस दिन या नेक्स्ट डे आप, जैसे रात का खाना है तो नेक्स्ट डे, या सुबह का खाना है तो दिन में किसी टाइम कोई गाय या पशु पक्षी किसी को खिला दे उस चीज। ठीक है, तो ये होती मास्टर रेमेडी। इससे वास्तु पुरुष हमेशा शांत रहते हैं और आपको निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। और जैसे आपके 2-3 घर हैं, एक घर कभी बंद रहता है ना, साल 2 साल में आप जाते हैं या मंथली वीकेंड में जाते हैं, तो वहां रहते नहीं है रेगुलर, तो उन घरों में भी आपको चाहिए कि साल में एटलीस्ट एक बार कोई भोजन का वो करे, ऑर्गेनाइज करे, सबको बुलाकर खाना खिलाए। तो ये आपके वास्तु पुरुष को शांत करता है। वास्तु पुरुष को सिर्फ खाना चाहिए। तो ये एक मास्टर रेमेडी होगी जनरल, जो कोई भी वास्तु रेमेडी के पहले सभी को करना चाहिए। और एक सेकेंड रेमेडी बताती हूँ आपको एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस के हमने 9 पद, सर काउज नहीं है, डॉग्स होंगे, बर्ड्स होंगे, कोई भी एनिमल होगा उसे दे सकते हैं। आपके घर में आपका पेट रहता है तो उसे भी दे सकते हैं। ओके, एंट्रेंस की रेमेडी, कोई भी एंट्रेंस पॉजिटिव तब होगा जब उसके बाजू के 2 पद भी आप ओपन करेंगे, चाहे वो पद पॉजिटिव हो चाहे वो पद निगेटिव हो। निगेटिव पद में तो हम एंट्रेंस नहीं बनाते, मैंने आपको पॉजिटिव पद बताया है, वहां पे अगर एंट्रेंस बनाते हैं और आपके घर का एंट्रेंस वहां पे है, फिर भी आपको लगता है कि इस एंट्रेंस से आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपके भाग्य का द्वार नहीं खुल रहा है, तो आपको उसको जागृत कैसे करना है? उस समय आपको आसपास के 2 पदों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आसपास के 2 पद के देवता को जागृत करने के लिए आप एंट्रेंस के दोनों साइड, एक साइड आपके पास जगह तो एक साइड, दोनों साइड जगह तो दोनों साइड, आप सिंदूर से के या केसर से स्वास्तिक जरूर बनाएं और वहां पे दिया लगाएं। ओके, स्वास्तिक बनाएं और दिया लगाएं, जिससे वो 2 साइड के पदों का, 2 साइड के देवताओं का, जैसे मैंने बताया E4 की एंट्रेंस है आपकी, तो E5 और E3 में आपको 2 दिए जलाने हैं और दोनों साइड 2 स्वास्तिक बनाने हैं केसर से। और ये आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो देवता जमीन में बैठे हुए हैं उनको जागृत करता है, और वो सपोर्ट करते हैं आपको आपका भाग्य का द्वार खोलने के लिए। तो दिस इज सेकेंड रेमेडी। तो ये मेरी तरफ से आज का सेशन ओवर है, और किसी के कुछ क्वेरीज है तो ले,
and see you all in the class, in the course. Looking forward to see you all in the course. Hope आज का content पसंद आया होगा, कुछ knowledge आप लोगों को मिली होंगी. I am over from my side. Okay. थैंक यू सो मच Thank मैम, you so much. एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा. अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा. साथ ही में कोर्स कंटेंट और कोर्स डिटेल सारी आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं. और जो हमारा 3 डेज का फाउंडेशन कोर्स हुआ था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में. सो आप उसे भी देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हमने कोशिश करी आपके साथ शेयर करने के लिए. बाकी कल शाम को 7 बजे ये फुल कोर्स शुरू हो जाएगा. इट इज़ अ फुल प्रोफेशनल कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स, 24 to 25 क्लासेस की रहेगा. एंड किसी का कोई भी डाउट है तो 1-2 मिनट देख लेते हैं, फिर हम क्लास एंड करेंगे. साथ ही में मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना कैमरा भी ऑन रखें डाउट पूछते समय, थोड़ा इंटरेक्शन रहता है. ये जीपी नेम से है सर, आप डाउट पूछिए. Yes. Yes, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. अब आ रही है मैम? हाँ अभी आ रही है. हाँ, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मैंने पूछना था, जैसे सेंटर निकालना है ब्रह्म स्थान, तो कवर्ड एरिया का करना है कि पूरा प्लॉट का लेना है? सर जैसे प्लॉट के बाहर की चीजें होती है ना, आपका प्लॉट का मेन गेट हुआ, आपके प्लॉट के बाहर पानी की टंकी होती है, संप होता है, बोरिंग होता है, गार्डन होती है, ग्रीनरी होती है, उसके लिए प्लॉट का सेंटर निकलता है. और घर के अंदर की चीजें, लिविंग रूम, बेडरूम, उसके लिए घर के बिल्टअप एरिया का सेंटर निकलता है. 2 सेंटर निकलते हैं घर में. ओके, तो मानते किसको है, मतलब पूरे को के बिल्टअप वाले को? दोनों को ही मानते हैं, दोनों ही आपके पोजीशन में ना, दोनों ही आप रहते हैं. लेकिन आपको देखना है जैसे आपके पानी की टंकी संप कहाँ पे आ रहा है, तो आप बाहर के प्लॉट करेंगे, क्योंकि संप आपके बिल्टअप एरिया के अंदर नहीं है, वो बिल्टअप के बाहर है ना. बाहर के सेंटर के अकॉर्डिंग संप को देखें. और जब आपको बेडरूम टॉयलेट देखना है तो वो आपके बिल्टअप एरिया के अंदर है, तो वहां के सेंटर के रिस्पेक्ट में उसको देखें. राइट. ओके. थैंक यू. थैंक यू. चलिए, तो सभी के डाउट्स कवर हो चुके हैं. तो एक बार डिटेल्स आपके साथ क्विकली शेयर कर देती हूँ. तो क्लासेस हमारी कल से यानी कि 18 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी. फीस फॉर दिस बैच, ओनली फॉर दिस बैच इज 7,000. 11,000 की जगह सिर्फ 7,000 इस बैच के लिए लॉन्च प्राइस है. एंड मोड ऑफ पेमेंट आपके सामने स्क्रीन पे है. आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं. क्यूआर, ये कोड जो आपकी स्क्रीन पे है, इसे स्कैन भी कर सकते हैं. और जो नीचे नंबर मेंशन है रेड कलर से, इस पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा. सो लेट अस वाइंड अप द सेशन नाउ. चलिए, तो फिर मिलते हैं कल. यस, आपके जो हमने फाउंडेशन कोर्स किया था उनके तीनों ही दिन की रिकॉर्डिंग आपके साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है. अगर किसी को कोई भी डिटेल नहीं मिली है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं इस नंबर पे. जो रेड कलर से नंबर मेंशन है, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच मैम.